गाइस, आई होप दैट यू आर डूइंग इट वेल। सो आज हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू चैप्टर विच इज चैप्टर नंबर 6 ऑफ बॉटनी, जहाँ पे हम समझेंगे एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। सो हमने जब भी मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट समझा था तो वहाँ पे हमने खूबसूरती देखी थी फ्लावर्स की फ्रॉम द आउटर, दूर से। अब हम समझने वाले हैं कि भाई एक्चुअल में फ्लावरिंग प्लांट अंदर से कितना खूबसूरत है, कैसा दिखता है। सो एनाटॉमी क्या होती है यहाँ पे? एनाटॉमी इज नथिंग बट द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर और फ्लावरिंग प्लांट यानी कि एंजियोस्पर्म्स की बात करने वाले हैं। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप लोग को थोड़ा फ्रस्ट्रेट कर सकता है बिकॉज वी आर इंटरनली समझने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हम किसी भी चीज़ को इंटरनली समझने की कोशिश करते हैं, इन डेप्थ जाना पड़ता है, कुछ कुछ बहुत ही अमेजिंग बायोलॉजिकल टर्म्स देखने को मिलेगी। बट येस, अगर एक बार आपने उसकी इंटरनल खूबसूरती को समझ लिया, ट्रस्ट मी, यू विल सी फ्लावर एज समथिंग एल्स। आपको फ्लावर नहीं लगेंगे, यू विल स्टार्ट प्रेजिंग। उनकी इंटरनल स्ट्रक्चर इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी मजेदार है कि आपको पढ़ के समझ में आएगी कि वाओ, द नेचर इज अमेजिंग। तो चलिए देखते हैं एनाटॉमी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट की क्या बात कर रहा है कि यू कैन इजिली, जैसे कि ऑफकोर्स हमारा पहला पैराग्राफ हर बार की तरह पे क्यूरियोसिटी जनरेटर होता है। कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, कुछ कुछ क्यूरियोसिटी आपके अंदर जनरेट करेंगे और आंसर भी नेक्स्ट लाइन में मिल जाएगा आपको। यू कैन इजिली सी द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज एंड वेरिएशन इन एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ द लार्जर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जब भी हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट को बहुत ही अच्छी तरीके से समझा था बॉटनी के अंदर, तभी हमने देखा था कि ना बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज के अंदर जो हमारे प्लांट के डिफरेंट कैरेक्टर्स है, उनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज देखने को मिली हमें आउटर अपीयरेंस में, राइट। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि हम एनिमल्स के अंदर सिमिलैरिटी, भाई जितने भी हम मैमल्स हैं उनके पास दो कान होती है, राइट, एक नाक होती है, यानी कि सिमिलैरिटीज तो है। सिमिलरली हमने फ्लावर्स के अंदर भी बहुत सारे सिमिलैरिटीज देखे थे, राइट। तो वो फर्स्ट लाइन में यही बोल रहा है। Similarly, if we were to study the internal structure, that is nothing but, इसको बायोलॉजिकल टर्म में हम anatomy बोलते हैं, one also finds several similarities as well as differences. Very important कि यहाँ पे भी एनसीईआरटी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है कि नॉट ओनली द एक्सटर्नल सिमिलैरिटीज, बट जब हम इंटरनल सिमिलैरिटीज को देखेंगे तो इंटरनली ऑल्सो वी हैव अ लॉट ऑफ सिमिलैरिटीज एज वेल एज डिफरेंसेस, यानी कि कुछ कुछ पार्ट सिमिलर भी है लेकिन बहुत सारे डिफरेंसेस भी हमें देखने को मिलता है यहाँ पे, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है? दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस यू टू द इंटरनल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट्स। तो जहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन है हायर प्लांट्स की या फ्लावरिंग प्लांट्स की, दैट इज नथिंग बट एंजियोस्पर्म्स। समझ लेना किसकी बात कर रहा है, हम एंजियोस्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो एंजियोस्पर्म्स बोलने का डिफरेंट तरीका देखा ना कि एंजियोस्पर्म क्या है भाई, वो बायोलॉजिकल टर्म है, लेकिन हम समझने के लिए लेमन लैंग्वेज यूज करेंगे, कभी फ्लावरिंग प्लांट यूज करेंगे, कभी हायर प्लांट्स को यूज करेंगे। So, हम स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एज एनाटॉमी। वेरी इंपॉर्टेंट। आप आगे जाके जब आप एमबीबीएस करोगे यू विल फील अ लॉट ऑफ एनाटॉमिकल चीज, हमें वहाँ पे भी बहुत सारी चीजें पढ़नी होगी एनाटॉमी के थ्रू। तो यहाँ पे व्हाट इज एनाटॉमी? एनाटॉमी होता है इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी। यहाँ पे स्पेसिफिकली प्लांट भी बोल सकते हैं। एनाटॉमी इज किसी भी चीज की इंटरनल स्टडी को हम एनाटॉमी बोलते हैं, बी इट प्लांट और एनिमल, ठीक है। सो हमें पता है कि प्लांट हैव सेल एज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। हमने सबने भाई बहुत ही पहले चैप्टर में जाए तो हमें पता चलेगा कि हमारी जो पूरी बॉडी कैसे बनती है। सेल होता है, सेल के बाद टिश्यूज होता है, टिश्यूज के बाद ऑर्गन होता है, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम होता है, राइट। लेकिन प्लांट्स में कहाँ तक है भाई, सिर्फ ऑर्गन्स तक ही है, कुछ कुछ ऑर्गन सिस्टम नहीं पाया जाता है। तो बेसिक यूनिट हम जब प्लांट्स के अंदर बात करेंगे तो सेल क्या होता है, उसकी बेसिक यूनिट होती है। सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यू एंड इन टर्न द टिश्यूज आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू ऑर्गन्स। तो मैंने अभी जस्ट बताया कि ये तो बहुत ही बेसिक सा स्ट्रक्चर है कि सेल से टिश्यू फिर ऑर्गन, यानी कि बहुत सारे सेल्स ऑर्गेनाइज होते हैं। सो ये ऑर्गेनाइज होती है सेल, बहुत सारे सेल्स मिलते हैं जहाँ पे टिश्यूज बनते हैं, बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या बनता है, हमारे पास ऑर्गन बनता है। तो वही सेम लाइन बोल रहा है भाई, ये तो बच्चों वाली लाइन है। सिर्फ पैराग्राफ को बड़ा करने के लिए इन्होंने जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर ऑफ हमारे 11th क्लास के पढ़ा था उसको चिपका दिया बस। डिफरेंट ऑर्गन इन अ प्लांट शो डिफरेंस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर्स, यानी बहुत सारे जो ऑर्गन्स है ना, ऑर्गन्स के अंदर हम डिफरेंसेस देखने को मिलता है। विद इन एंजियोस्पर्म्स के अंदर भी हमने मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ा था कि एंजियोस्पर्म दो पार्ट में डिवाइडेड है, मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स। इनके अंदर भी ना एनाटॉमिकली डिफरेंसेस देखने को मिलता है हमें। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो द अडेप्टेशन टू डाइवर्स एनवायरमेंट। अडेप्टेशन टू
डाइवर्स इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? हमें पता है कि हमारी जो ऑर्गन है ना, हमारे पास एक बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर दैट इज अडेप्टेबिलिटी। सिमिलरली आप जब भी फ्लावरिंग प्लांट को देखोगे तो वो हर जगह पे अडेप्ट है। हमें पता है हमारे विद इन इंडिया वी हैव डिफरेंट जोन्स, कहीं पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ठंडी है, कहीं पे मॉडरेट टेम्परेचर, कहीं पे स्नोफॉल्स होते हैं, बट हर जगह हमें प्लांट के स्पीशीज देखने को मिलते हैं। बट दैट डजंट मीन जो इनका इंटरनल स्ट्रक्चर है जो डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में मिलते हैं वो डिफर करते ही होंगे ऑफकोर्स, बिकॉज जो बहुत ही गर्म वाली जगह पे रहता है ऑफकोर्स उनके अंदर कुछ ऐसे ऑर्गन्स होने चाहिए, ऐसे कुछ फीचर्स होने चाहिए ताकि वो पानी को कंजर्व करके रख सके। सिमिलरली अगर कोई बहुत ही स्नोई एरिया में रह रहा हो कोई प्लांट, तो उनके पास एक ऐसा अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, कुछ ऐसा कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना चाहिए ताकि वो अपने आप को फ्रीजिंग से बचा सके। सो यानी कि हमारा इन्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि हम कैसे डेवलप करते हैं। सिमिलरली ह्यूमंस के बीच में देखो, बोलते ना अ ह्यूमन इज डिफाइंड बाय इट्स फ्रेंड्स, उनके फ्रेंड्स, हिज और हर फ्रेंड्स, कि उनके फ्रेंड्स कैसे होते हैं कहीं ना कहीं उसी के ऊपर डिपेंड होता है हमारी कैसी थिंकिंग होंगी, हमारी कैसी एटीट्यूड होगा टूवर्ड एनीथिंग इन आवर लाइफ। सिमिलरली प्लांट्स के केस में भी वैसा ही होता है। तो उन्होंने लास्ट टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है कि इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट्स। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब हम समझते हैं टिश्यू सिस्टम के ऊपर। अभी यहाँ से ये तो भाई बहुत ही बेसिक वाली चीजें थी, अब मेन वाली चीजें आएंगी जहाँ पे बहुत सारे बायोलॉजिकल टर्म आएंगे, बहुत सारे कंसेप्ट को आपको समझना पड़ेगा। सो बी रेडी और सब कुछ अच्छे तरीके से हम समझते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? टिश्यू सिस्टम की बात कर रहे हैं यहाँ पे कि बहुत सारे सेल्स मिलते हैं और किसका फॉर्मेशन कराते हैं भाई? टिश्यूज का बनाते हैं। वी वर डिस्कसिंग टाइप ऑफ टिश्यूज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ द सेल्स प्रेजेंट। हमें पता है कि ऑफकोर्स टिश्यू किस पार्ट में डिवाइडेड होगा, कितने पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, वो किसके ऊपर डिपेंड होगा भाई? सेल्स के ऊपर। अगर सेल्स के अंदर वेरिएशन आएगा तो टिश्यूज के अंदर भी वेरिएशन आएगा। Let us now consider how tissue vary depending on the location in a plant body. Very very important. ये लोग ना यहाँ पे assertion reasoning आ जाता है इस लाइन से और लोग ध्यान नहीं देते हैं। I want you to focus कि लोकेशन के हिसाब से भी टिश्यूज बदलती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट असर्शन रीजनिंग आता है। लोगों को लगता है कि नहीं भाई लोकेशन के हिसाब से कैसे बदलेगी, वो तो एनवायरनमेंट के हिसाब से बदलते हैं, क्योंकि हमने उसके ऊपर जस्ट अभी देखा था कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे स्पेसिफाई किया एनवायरनमेंट। लेकिन यहाँ पे एक और बात बोली है एनसीईआरटी ने कि टिश्यू वेरी करता है उनकी लोकेशंस के ऊपर भी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो सेल्स एपिडर्मल प्रेजेंट होगी उनके पास क्लोरोफिल होगा लीव्स के, राइट, ताकि वो सनलाइट को ट्रैप कर सके, उससे फूड प्रोसेस की सिंथेसिस को स्टार्ट कर सके। लेकिन रूट के पास वैसे मॉडिफिकेशंस नहीं होंगे क्योंकि रूट तो भाई अंडरग्राउंड है, उनके पास क्लोरोफिल होके भी कुछ फायदा नहीं होगा ना, इसलिए वहां के सेल उस तरीके से मॉडिफाइड नहीं है। तो वही बताने की कोशिश इस लाइन में कर रहा है। दैट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो बी डिपेंडेंट ऑन द लोकेशन। यहाँ पे देखो लोकेशन की स्पेसिफिकेशन भी कर रहा है। तो जर्नलाइज टर्म हमें क्या याद रखना है कि वो एनवायरनमेंट के ऊपर भी डिपेंड करता है कि टिश्यूज कैसे वेरी करेगा, और लोकेशंस के ऊपर भी डिपेंड करता है इन केस ऑफ प्लांट्स। ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर एंड लोकेशन देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू। आपको पता है यहाँ पे अगेन लोग क्या गलती करते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लोग गलती क्या करते हैं, सबको ये तो पता होता है कि 3 टाइप ऑफ टिश्यूज होते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता कि उनका बेसिस क्या है। उनका बेसिस है उनका स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, कि वो किस तरीके से दिखते हैं और कहाँ पे प्रेजेंट है। दीज टू आर द बेसिस, जिसके बेसिस के ऊपर 3 टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम देखने को मिलता है। दीज आर एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, the ground or the fundamental tissue system and the vascular और conducting tissue system। यहाँ पे और करके उसका डिफरेंट नाम भी दिया हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि उसका ऑल्टरनेटिव नाम भी क्या है, ठीक है। तो मेरे साथ बोलेंगे कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। उसका बेसिस क्या है भाई? स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। उसका बेसिस क्या है? स्ट्रक्चर एंड लोकेशन। किन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है बेचारा हमारा टिश्यू? एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिस ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को हम फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम भी बोलते हैं, और तीसरा होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम। तो आपको ये तीनों टिश्यू के बारे में पता होना चाहिए और उसका बेसिस क्या है वो भी पता होना चाहिए। आई होप इतना क्लियर है। अब हम समझते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। जो हमने 3 प्रकार की टिश्यू सिस्टम देखे, सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। भाई इसका नाम ही बता रहा है, ये ऐसे सेल्स हैं जो एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होते हैं, जो कॉन्टेक्ट से होते हैं एनवायरनमेंट के। तो चलिए इसके बारे में क्या स्पेसिफिकेशन दे रहा है वो देखते हैं, ठीक है।
तो बोल रहा है द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम forms the outermost covering of the whole plant body and comprises the epidermal cells. यानी कि जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है उनके सेल्स का नाम क्या है भाई, एपिडर्मल सेल्स. वो क्या फॉर्म करते हैं, आउटर मोस्ट लेयर, प्रोटेक्टिंग लेयर, जो हमारी एंटायर प्लांट बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर होती है वो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म करती है. नॉट ओनली दैट बट जो इनके सेल्स होते हैं ये एपिडर्मल टिश्यू सेल्स होते हैं. पहली बात एपिडर्मल सेल्स होते हैं, दूसरी बात स्टोमेटा होता है, तीसरी बात क्या होती है, एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं. एपिडर्मल अपेंडेजेस फॉर एग्जांपल ट्राइकोम्स एंड हेयर्स. अभी हमने देखा कि जो हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है वो आउटर मोस्ट फॉर्म करती है, आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करती है. आउटर मोस्ट लेयर फॉर्म करती है तो वो जो वेरिएशंस हमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर देखने को मिलता है वो 3 प्रकार का होता है. यानी कि एपिडर्मल टिश्यू सेल्स कंसिस्ट ऑफ 3 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ द सेल विद इन इट. नंबर 1 इज एपिडर्मल सेल्स, नंबर 2 स्टोमेटा प्रेजेंट होता है. यानी कि जो हमें आउटर मोस्ट कवरिंग देखने को मिलती है वहां पे ना स्टोमेटा भी प्रेजेंट होता है. स्टोमेटा के साथ साथ वहाँ पे बहुत सारे अपेंडेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हो गया ट्राइकोम्स एंड हेयर्स. आप जब इन लीफ को जूम करके देखोगे या उनके स्टेम्स को जूम करके देखोगे आपको हेरीनेस दिखेगा. दैट इज नथिंग बट योर एपिडर्मल अपेंडेजेस, राइट, जिसको हम ट्राइकोम बोल सकते हैं. ट्राइकोम स्टेम्स में होता है और हेयर्स की बात करेंगे वो रूट्स के अंदर होता है. तो स्पेसिफिकेशन है तो वही चीज, लेकिन उसके लोकेशन के हिसाब से उनको एक डिफरेंट नाम दे दिया गया. ठीक है, अब देखते हैं अगेन इसके अंदर भी वेरिएशन देखने को मिलता है. जो एपिडर्मिस होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होता है प्राइमरी सेल बॉडी का. अभी उसके ना सेल्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है, इंपॉर्टेंट है उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. तो एनसीईआरटी को ना एडजेक्टिव्स बड़े पसंद है, तो जहां जहां एडजेक्टिव यूज हुआ है आपको ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन पूछने की संभावना 200% होती है उस जगह से. तो ये जो एपिडर्मिस के जो सेल्स हैं वो कैसे होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, ऐसे लंबे लंबे सेल्स होते हैं, कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं. इसका रीजन क्या है पता है, ताकि कुछ फॉरेन पार्टिकल हमारे सेल बॉडी के अंदर, हमारे प्लांट बॉडी के अंदर ना घुस पाए. इसी की वजह से जितने भी सेल्स होते हैं सारे कॉम्पैक्टली पैक्ड होते हैं. ठीक है, अरेंज्ड सेल विच फॉर्म अ कंटिन्यूस लेयर. अगेन कंटिन्यूस लेयर क्यों बनाते हैं भाई, ताकि कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई अनवांटेड पार्टिकल हमारे बॉडी के अंदर, जो प्लांट बॉडी है उस बॉडी के अंदर एंटर ना हो पाए. ठीक है, अभी एपिडर्मिस यूजुअली ना सिंगल लेयर होता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पता है यहाँ पे लोगों को कंफ्यूजन क्या होता है, क्योंकि जब हम अपने बारे में पढ़ते हैं ह्यूमन की जो एपिडर्मल सेल है वो मल्टी लेयर्ड होता है ताकि प्रोटेक्शन अच्छी मिल सके. बट जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं प्लांट के बॉडी के वो सिंगल लेयर्ड होते हैं. लेकिन लोगों को क्या दिमाग में आता है कि भाई ऑफ कोर्स प्रोटेक्टिव लेयर है, एपिडर्मिस होगा तो मल्टी लेयर्ड होगा. लेकिन याद रखना यहाँ पे बच्चे बहुत ही ज्यादा गलती करते हैं कि दिस इज नॉट अ मल्टी लेयर्ड, ये सिंगल लेयर्ड होता है. कौन, एपिडर्मिस के जो सेल्स होते हैं. ठीक है, epidermal cells are parenchymatous with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and the large vacuoles. What is parenchymatous cells? फिलहाल के लिए आप ये याद रखो, दिस इज द टाइप्स ऑफ सेल्स. हम टाइप्स ऑफ सेल्स के अंदर हम जब देखेंगे कि पेरेंकाइमेटस सेल्स होता है, फिलहाल के लिए आपको नाम याद रखना पड़ेगा. फिलहाल के लिए आपको ये वर्ड तो याद ही रखना पड़ेगा क्योंकि ये जो न्यू एनसीईआरटी है ना उसमें बहुत सारे पार्ट्स डिलीट हो गए, बट आपको फॉलो टू न्यू एनसीईआरटी करना है. तो जैसे कि हमारे पास हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज हुआ करते थे, न्यूरल हो गया, मस्कुलर हो गया. सिमिलरली यहाँ पे जो हमारे जो प्लांट होते हैं ना उनके पास 3 डिफरेंट वैरायटीज ऑफ टिश्यूज होते हैं, जिसमें से पेरेनकाइमेटियस, कोलेनकाइमेटियस और स्क्लेरेनकाइमेटियस टिश्यूज होते हैं. अगर आप पुरानी एनसीईआरटी पढ़ोगे ना तो देखा जाएगा कि उसमें स्पेसिफिकेशन आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है. देखा जाए तो अच्छी बात भी है कि आपको एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे अगर वर्ड को स्पेसिफाई कर दिया तो फिलहाल के लिए आप इतना समझ लीजिए कि पेरेनकाइमेटिस सेल्स क्या होती है. दिस इज अ टाइप ऑफ अ सेल. जैसे हमारे वो ह्यूमन बॉडी के अंदर 4 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स होते हैं, इनके पास 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं जो मिलकर हमारी पूरी प्लांट बॉडी को फॉर्म करते हैं. तो एपिडर्मल सेल्स स्क्लेरेनकाइमेटियस होती है, सॉरी जो हमारे पास एपिडर्मल सेल्स होती है वो पेरेनकाइमेटियस होती है. ठीक है, अब पेरेनकाइमेटिस यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे दिया है पेरेनकाइमल सेल के बारे में. इनके पास ना स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म होता है और सेल वॉल से लाइनिंग कर रहा होता है और लार्ज वैक्यूल्स होते हैं. ठीक है, तो आपको स्पेसिफिकेशन याद रखना पड़ेगा कि एपिडर्मल सेल्स पेरेनकाइमेटिस होती है जो विद स्मॉल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म. उनके पास साइटोप्लाज्म बहुत कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि उनके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है लाइनिंग द सेल वॉल. यानी कि इनके
पास सेल वॉल भी होता है। द आउटसाइड ऑफ द एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद अ वैक्सी थिक स्पेसिफिकेशन थिक लेयर ऑफ क्यूटिकल विच प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। यानी कि जो ये एपिडर्मिस सेल है, जो आउटर मोस्ट लेयर है ना, उसके ऊपर एक लेयरिंग पाई जाती है, एक वैक्सी लेयर पाया जाता है। कौन सा लेयर पाया जाता है? ओके, आपको दिख नहीं रहा होगा, दिस व्हाइट कलर यहाँ पे हम बनाते हैं कि सेल्स के ऊपर ऐसा वैक्सी लेयर प्रेजेंट होता है। इसकी स्पेसिफिकेशन क्या दी हुई है भाई? ये जो वैक्सी लेयर है ना, थिक है। तो क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा कि इसके ऊपर वैक्सी लेयर प्रेजेंट है कि नहीं, वो तो सभी को पता है कि प्रेजेंट है, लेकिन फंसाएगा कहाँ पे? ये थिक और थिन में। थिक की जगह पे थिन कर देगा और हम ध्यान नहीं देंगे, हमारा -5 हो जाएगा। सो मेक श्योर जहां पे मैं स्पेसिफिकेशन दे रही हूँ आपको वो चीज याद होनी चाहिए एटलीस्ट। तो ये वैक्सी लेयर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं? ये जो आउटर कवरिंग का ये जो वैक्सी लेयर है, इसको हम वैक्सी लेयर लेबन वर्ड में कैसे बोल सकते हैं भाई? बायो है, उसको कुछ फैंसी सा नाम तो देना ही पड़ेगा, और उसी फैंसी सा नाम देते हुए हमने इसका नामकरण किया है एज अ क्यूटिकल। क्या नाम रखा है भाई साहब? क्यूटिकल। ठीक है, क्यूटिकल का काम क्या है? विट प्रिवेंट द लॉस ऑफ वाटर। जहाँ पे बहुत ही सनी डे हो, पानी पूरा इवेपोरेट ना हो जाए बाहर निकल के। भाई एक बार इवेपोरेट हो गया तो लॉस तो प्लांट बॉडी का ही होगा। ठीक है, तो इवेपोरेशन ना हो, इसी की वजह से ये जो वैक्सी लेयर है, जिसका हमने एक नामकरण किया है, जिसे हम क्यूटिकल बोलते हैं, उसका हमने निर्माण किया। ठीक है, इतना क्लियर है? आपको क्या याद रखना है? उसकी डिस्क्रिप्शन, उसका काम क्या है, वो दोनों याद होना चाहिए। क्यूटिकल एब्सेंट होता है रूट में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये ना सिर्फ जो एक्सपोज्ड पार्ट है ना, वो उसी पे प्रेजेंट होता है। ये तो लॉजिक है ना भाई, रूट तो एक्सपोज्ड है नहीं, वहां से उसका वाटर का लॉस हो ही नहीं सकता है, तो वहां पे होके भी क्या फायदा होगा? तो वहां पे होता ही नहीं है। तो ये तो बहुत ही लॉजिक सी बात है, लेकिन फिर भी याद रखिएगा क्यूटिकल एब्सेंट होता है रूट्स के अंदर। अभी हमने एक और चीज पढ़ते हैं कि स्टोमेटा। अभी ये तो भाई बचपन में हमने बहुत भर भर के पढ़ा है कि स्टोमेटा एक ओपनिंग होती है। यहाँ पे भी स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, थोड़ा सा समझ लेते हैं कि जो स्टोमेटा होता है, ये स्ट्रक्चर होता है जो प्रेजेंट होता है एपिडर्मिस ऑफ द लीफ। ये लीफ के ना एपिडर्मिस में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। स्टोमेटा क्या होता है? एक होल प्रेजेंट होता है। देखिए क्या बोल रहा है कि स्टोमेटा रेगुलेट्स द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन एंड द गैसियस एक्सचेंज। यानी कि हमारे प्लांट बॉडीज के अंदर से वाटर कैसे इवेपोरेट होगा, बहुत सारे गैसियस एक्सचेंज को वो रेगुलेट करता है हमारे पास स्टोमेटा। स्टोमेटा क्या होता है? एक होल होता है, दिख रहा है आपको? दिस इज द स्टोमेटा। ओके, लेट मी यहाँ पे दिस इज द स्टोमेटा। यहाँ से गैसियस एक्सचेंज, यहाँ से गैस हमारी बॉडी से बाहर जाता है और अंदर जाएगी। जो भी वांटेड चीज़ है वो अंदर जाएगी, जो अनवांटेड चीज़ है वो प्लांट की बॉडी से बाहर आएंगी। लेकिन स्टोमेटा अकेला सिर्फ एक होल नहीं है, स्टोमेटा ने बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना है। तो ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 beans shaped cells called as guard cells। तो चलिए भाई डायग्राम्स दिया है, साथ ही साथ में पढ़ते ताकि डायग्राम्स भी क्लियर हो जाए और थ्योरी भी क्लियर हो जाए। तो हमें ये दिख रहा है भाई स्टोमेटल पोरी, दिस इज द स्टोमेटा, ये एंटायर इज द स्टोमेटा। लेकिन स्टोमेटा सिर्फ होल नहीं है, वो और भी कुछ सेल से मिलकर बना हुआ है। तो सबसे पहला स्पेसिफिकेशन है ये बीन शेप्ड, दिख रहा है आपको? कैन यू सी दिस बीन शेप्ड? ये जो बीन शेप्ड सेल्स है, इन्हें हम गार्ड सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? मेरे साथ बोलेंगे, इंपॉर्टेंट है। पहली बात इंपॉर्टेंट, ये स्ट्रक्चर, ये डायग्राम दे देगा, इन सबको रब कर देगा और इनको आपको नेमिंग करना पड़ेगा। तो नंबर 1 वैरायटी ऑफ क्वेश्चन ये पूछेगा। नंबर 2 पूछेगा कि भाई स्टोमेटा किन किन सेल से मिलकर बना है। गार्ड सेल्स का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि बीन शेप्ड है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए कि जो हमारे पास जो गार्ड सेल प्रेजेंट होता है, ये दिख रहा है आपको? दिस इज द गार्ड सेल। ये जो गार्ड सेल प्रेजेंट है वो बीन शेप्ड का होता है। Which encloses the stomatal pore, मतलब ये इसी के गाइडेंस में होता है कि कब स्टोमेटा खुलेगा, कब स्टोमेटा बंद होगा। इन ग्रासेस यानी कि मोनोकॉट, यहाँ पे ग्रासेस का स्पेसिफिकेशन बताया हुआ है कि ग्रासेस कम अंडर मोनोकॉट। द गार्ड शेप इज डम्बल शेप्ड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो हमारे पास स्टोमेटा होता है, यहाँ पे इसका देखो एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि ये दिख रहा है स्टोमेटल पोर दिख रहा है, और यहाँ पे जो बीन शेप दिख रहा था वो सेम यहाँ पे किस शेप में कन्वर्ट हो गया? डम्बल शेप। तो ये डाइकॉट का डायग्राम रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, ये मोनोकॉट का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है।
ठीक है, कि जो गार्ड सेल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डम्बल शेप्ड होते हैं, किन में, ग्रासेस में, यानी कि मोनोकॉट्स के अंदर। तो यहाँ पे ग्रासेस दिया हुआ है, लेकिन आपको बहुत सारे अलग एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, मोनोकॉट होना चाहिए। तो डम्बल शेप्ड किस में प्रेजेंट होगा, मोनोकॉट्स में प्रेजेंट होगा। द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर आर थिन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड द इनर वॉल टुवर्ड द स्टोमेटल पोर आर हाईली थिकेड। ये पक्का ही पक्का असर्शन रीजनिंग में आता है। आप अगर कोई भी टेस्ट सीरीज फॉलो कर रहे हो ना, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी हम डायग्राम में देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि ये जो लाइनिंग दिख रही है ना, जो अवे स्टोमेटल पोर से अवे, ये लाइनिंग बड़ी ही थिन होती है, बहुत ही पतली होती है। ऑन दी अदर हैंड जो स्टोमेटल पोर के साथ में ये जो लाइनिंग आपको दिख रही है गार्ड सेल की, बड़ी ही थिक होती है। देख रहे डायग्राम में भी बताया गया है कि ये थिन है, ये थिक है। भाई लोग समझते हैं कि ये ना सुंदरता बढ़ाने के लिए होता है डायग्राम्स की। बायो में सुंदरता नहीं देखी जाती है, बायो में उसकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखी जाती है। तो अगर यहाँ पे इनर वॉल जो थिक बनाया गया, अगर आपको थिक दिख रहा है यानी उसके पीछे कोई रीजन होगा, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन से समझा दिया गया है कि जो टुवर्ड है, टुवर्ड स्टोमेटल पोर है, ये जो लाइनिंग दिख रही है बड़ी ही थिक होती है, लेकिन जो अवे होती है, अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, जो गार्ड सेल्स होती है, उनका जो लाइनिंग होती है बड़ी ही थिन होती है। ये क्वेश्चन पूछेंगे और लोग क्या पता है कंफ्यूज क्या करेंगे, यहाँ इसको थिक कर देंगे, इसको थिन कर देंगे और आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। मेक श्योर आपको ये चीजें याद होनी चाहिए। जो गार्ड सेल्स होते हैं पोजेस क्लोरोप्लास्ट एंड रेगुलेट्स द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द स्टोमेटा। हमें पता है कि गार्ड सेल्स के पास आपको एक ग्रीनिश कलर का स्पॉट दिख रहा है। दिस रिप्रेजेंट्स कि हमारे पास जो गार्ड सेल्स है ना, उनके पास नंबर 1 कि उनके पास क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। अभी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है यानी कि गार्ड सेल फोटोसिंथेसिस तो कर ही सकता है, साथ ही साथ और क्या करता है, वो रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। तो यहाँ पे गार्ड सेल के दो बड़े ही इंपॉर्टेंट काम आ गए। नंबर 1 काम क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस कर सकता है क्योंकि उनके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, एंड नंबर 2 वो रेगुलेट करता है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटल अपर्चर यानी कि स्टोमेटल पोर को। ठीक है, अभी दूसरी बात क्या बोल रहा है कि समटाइम अ फ्यू एपिडर्मल सेल्स इन द विसिनिटी, व्हाट इज विसिनिटी, उनके आजू बाजू एरिया के, जो गार्ड सेल के जो आजू बाजू का एरिया है ना, become specialized in their shape and size and are known as subsidiary cells। अभी यानी कि जो गार्ड सेल्स के कुछ आजू बाजू के सेल्स होते हैं ना, वो अपने आप को ना अपने आप मॉडिफाई कर लेते हैं, और उसी मॉडिफाइड सेल को हमने अगेन एक नाम दिया सब्सिडरी सेल्स। तो हमें पहली बात क्या पता होना चाहिए, पूरा मिला के क्या बनता है, स्टोमेटा बनता है। तो स्टोमेटा किससे किससे बनता है भाई, सब्सिडरी सेल्स, स्टोमेटल पोर्स एंड गार्ड सेल्स की वजह से। The stomatal aperture, what is aperture? Aperture यानी कि होली, that is pore. Guard cell and surrounding subsidiary cells are together called a stomatal aperture। तो हमें अगर आपने लोअर लैंग्वेज में पढ़ा होगा, लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, तो उसमें हमें समझ इतना ही बताया गया था कि स्टोमेटा क्या होती है, एक ओपनिंग होती है, दैट्स इट। बट वो ओपनिंग के अंदर कितने वैरायटीज ऑफ सेल्स होते हैं, हर सेल्स का काम क्या है, हमने वो इस चैप्टर में समझा है हायर क्लासेस में। तो अभी अगर हम अभी बड़े हो गए तो हम ये नहीं बोल सकते ना स्टोमेटा इज जस्ट अ होल, वो नहीं बोल सकते। व्हाट इज स्टोमेटा भाई, स्टोमेटा कंसिस्ट ऑफ स्टोमेटल पोर, नंबर 2 सब्सिडियरी सेल्स एंड नंबर 3 गार्ड सेल्स। ये तीनों मिलके हमारा स्टोमेटा फॉर्म करते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। ठीक है, अभी नेक्स्ट समझते हैं और क्या बोल रहा है। अभी हम समझेंगे ट्राइकोम्स एंड रूट हेयर के बारे में। तो जो सेल्स ऑफ एपिडर्मिस बेयर अ नंबर ऑफ हेयर्स, यानी कि बहुत सारे हेयर्स, ऑफ कोर्स मैमल्स के पास भी हेयर होते हैं, हेड पे होते हैं, लेग्स पे होते हैं, वी आल्सो हैव पोजेस अ हेयर। सिमिलरली हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके पास भी हेयर पाए जाते हैं। और हमने ना हेयर स्ट्रक्चर में अपेंडेजेस में दो नाम सुना था, एक तो रूट हेयर एंड एक तो ट्राइकोम्स के बारे में। तो दोनों है तो सिमिलर, लेकिन उनकी पोजीशन के बेसिस पे उनका नाम डिफरेंट कर दिया। तो ऑफकोर्स रूट हेयर, तो अब नाम ही बता रहा है कि रूट्स के अंदर प्रेजेंट होगा। आर द यूनिसेल्युलर, ऑफकोर्स स्पेसिफिकेशन दिया हुआ यूनिसेल्युलर, तो आपको पता होना चाहिए। सो जो हमारा रूट हेयर है वो क्या होना चाहिए, यूनिसेल्युलर होना चाहिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन उसने एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर स्पेसिफाई किया, तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो यूनिसेल्युलर इन नेचर होता है। क्या होता है यूनिसेल्युलर इन नेचर, हमारा रूट है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यूनिसेल्युलर इलोंगेशन ऑफ द एपिडर्मल सेल्स एंड ऑल्सो हेल्प्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। और यहाँ पे स्पेसिफाई क्या किया गया है कि भाई हमारे रूट हेयर का काम क्या है, जो हमने मॉर्फोलॉजी में समझ लिया था कि ये जो रूट हेयर है वो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, वाटर के साथ साथ जो मिनरल्स है, जो ग्रोथ के लिए हमारे प्लांट के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट मिनरल्स है, उसको भी एब्जॉर्ब करती है फ्रॉम द सॉइल। अब हम
बात करेंगे स्टेम के ऊपर। मैंने बताया कि रूट के ऊपर जो हेयर होता है उन्हें रूट हेयर बोलते हैं, जो स्टेम के अंदर होता है उसको स्टेम हेयर बोलना चाहिए, लेकिन नहीं ना, हमारा बायो है, कुछ अलग नाम सोचेगा, कुछ अलग नाम स्पेसिफाई करेगा, राइट। तो जो स्टेम के ऊपर उसने उसका नाम क्या रख दिया, ट्राइकोम। द एपिडर्मल हेयर्स, मतलब हेयर तो हेयर्स ही, ऑफिशियली इसका नाम स्टेम हेयर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट बनाने के लिए लगना भी तो चाहिए ना लोगों को कि बायो थोड़ा डिफिकल्ट है, इसी की वजह से उन्होंने क्या किया, एपिडर्मल हेयर जो स्टेम में प्रेजेंट होता है उनको क्या एक नया नाम दे दिया, ट्राइकोम्स। है तो कुछ और है नहीं ये ट्राइकोम्स, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस है, नहीं नहीं भाई, रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ डिफिकल्ट लगना चाहिए, जैसे फिजिक्स और थोड़ा सा और डिफिकल्ट लगता है ना, इसको डिफिकल्ट बनाने के लिए नाम अलग दे दिया है बस, ठीक है। तो क्या होता है, ट्राइकोम्स। The trichomes in a shoot system are usually multicellular। बच्चे बाड़ी कंफ्यूज मत होना, जो रूट हेयर होता है वो यूनिसेलुलर इन नेचर होता है, बट जो ट्राइकोम होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। ऑफ कोर्स डिफरेंसेस आए, क्वेश्चंस आने की पूरी संभावना है। दे मे बी ब्रांच्ड एंड अनब्रांच्ड, सॉफ्ट और स्टिफ। इसके बारे में और भी स्पेसिफिकेशन दिया है कि भले रूट हेयर ब्रांच ना हो, लेकिन ट्राइकोम्स के बारे में यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बात की गई है कि वो ब्रांच भी हो सकता है, वो बहुत ही सॉफ्ट भी हो सकता है, वो स्टिफ भी हो सकता है, कि भाई आउटर है ना वो कंडीशन के हिसाब से चेंज कर सकता है अपने रूट हेयर को, राइट। दे में इवन भी सिक्रीटरी, मतलब कभी कभार रूट हेयर से, अभी जो स्टेम हेयर है, स्टेम हेयर से जो स्टेम कुछ सिक्रीशंस भी हमें देखने को मिलता है। ट्राइकोम का काम क्या है, इट ट्राइकोम्स हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, यानी कि सबसे पहले क्यूटिकल्स तो लीफ पे प्रेजेंट होता है, लेकिन स्टेम से भी तो जा सकता है ना वाटर बाहर, तो स्टेम से वाटर बाहर ना जाए, ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस को, इवेपोरेशन की प्रोसेस को वो अंडर कंट्रोल रख सके, इसलिए हमें क्या पाया गया है, हमारे पास रूट जैसे कि रूट हेयर्स होता है, सिमिलरली वी हैव ट्राइकोम्स। तो ट्राइकोम्स का काम क्या है, मेरे साथ बोलेंगे सभी कि ट्राइकोम्स का काम है हेल्प इन प्रिवेंटिंग वाटर लॉस। वाटर लॉस कहाँ से, स्टेम्स के थ्रू, तो जहाँ जहाँ हेयर है वो वाटर लॉस को हेल्प करेगा। ट्राइकोम के बारे में और भी बहुत सारी स्पेसिफिकेशंस है, जैसे कि वो सिक्रीटरी हो सकता है, वो ब्रांच्ड हो सकता है, वो अनब्रांच्ड हो सकता है, ठीक है। तो ये सब अभी याद रखना है। तो हमने अभी जो टिश्यू सिस्टम हमने देखा था, हमने 3 टिश्यू सिस्टम पढ़ा था। सबसे पहले एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, अभी हम नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम के पास जा रहे हैं, विच इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। वेरी इंपॉर्टेंट टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड, यानी कि जो भी हमारा माल मसाला हमारे प्लांट के अंदर भरा हुआ है ना, जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम उसके अंदर आता है। सो ऑल टिश्यू, ये लाइन बड़ा ही इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट, तो जहां पे भी एक्सेप्शन आ गया हमारा बायो तो दौड़े दौड़े चला आता ताकि भाई क्वेश्चंस फॉर्म कर सके। So all tissue except epidermal and vascular tissue bundle constitute the ground tissue system। यानी कि एपिडर्मल जो टिश्यू सिस्टम है और जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, उनको छोड़ के जो भी हमारे प्लांट के अंदर माल मसाला है, जो भी टिश्यूज प्रेजेंट है, हम उन टिश्यूज को क्या बोलते हैं, ग्राउंड टिश्यूज बोलते हैं, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ सिंपल टिश्यू सच एज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास पुरानी एनसीईआरटी है तो उसमें आप देखेंगे कि तीनों जो टिश्यू सिस्टम है उनका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है। जैसे कि हमने मस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, कार्डियक टिश्यू सिस्टम, हमने जो भी 4 टिश्यू सिस्टम पढ़े थे हमारे एनिमल वाले पार्ट में, सिमिलरली ये जो प्लांट वाला पार्ट है उसमें 3 डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम पाए जाते हैं, विच इज पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। यहाँ पे ज्यादा स्पेसिफिकेशन नहीं दिया है तो क्वेश्चन डरने की बात नहीं है, आपको सिर्फ नाम पता होना चाहिए। सो आपके एग्जाम में भी स्पेसिफिकेशन नहीं आएगा क्योंकि नीट इस बार न्यू एनसीईआरटी को फॉलो करने वाला है, ठीक है। तो आपको सिर्फ नाम याद करना है और जो यहाँ पे छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है वो याद करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलरेडी कम है, यानी है बहुत ही लिमिटेड, तो क्वेश्चन आने की संभावना भी उसी लिमिटेशन के अंदर है, तो आपको ये चीज अच्छी तरीके से याद होनी चाहिए। सो पैरेन्काइमेटिक सेल्स आर यूजुअली प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ एंड मेड्यूलरी रेन। अभी चारों नाम बड़े बड़े ही नए हैं आपके लिए, फिलहाल अभी हम इसको इन चारों चीजों को डिटेल में भी समझेंगे, ठीक है। इन प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट, इन लीव्स द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम consists of thin-walled chloroplast containing the cells and is called as mesophyll cells. तो what are mesophyll cells? This mesophyll cells is the tissues जहाँ पे बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स पाए जाते हैं। सो हमारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स में क्या क्या आ जाते हैं, जितने भी सेल्स होते हैं जैसे कि पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा और कुछ कुछ मेसोफिल सेल्स आ जाते हैं। मेसोफिल सेल्स क्या होते हैं भाई, वो ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है, तो ये ग्राउंड टिश्यू सिस्टम को कंसिस्ट करता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अभी हम समझते हैं नेक्स्ट टिश्यू सिस्टम के ऊपर, विच इज द वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम।
देखिए माय डियर फ्रेंड्स, आपकी न्यू एनसीईआरटी में बहुत सारी चीज़ें डिलीटेड हैं, तो आपको जो दिया हुआ है वही पढ़िए। आई नो आपको पैरेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा बहुत इंपॉर्टेंट है, बट एनसीईआरटी ने डिलीट कर दिया। किस तरीके से डिलीट किया नो आइडिया, बट डिलीटेड है। आपको सिर्फ नाम आएगा, तो सिर्फ नाम को थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि हाँ ये 3 प्रकार के होते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट प्लीज एक्स्ट्रा मत पढ़िएगा, एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में जो है आप वो भी भूल जाते हैं। सो मेक श्योर जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मेक योर सेल्फ इन अ लिमिटेशन कि आप सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़े और बार बार पढ़े। थोड़ा ही पढ़िए लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़िए कि अगर उससे क्वेश्चन आ गया 99 100% चांसेस है कि सिर्फ एनसीईआरटी से आएंगे। सो मेक श्योर दैट यू स्टडी एनसीईआरटी, बिकॉज आई हैव सीन अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स जो गलती करते हैं कि एक्स्ट्रा पढ़ने के चक्कर में वो एनसीईआरटी को भूल जाते हैं और उन्हें ड्रॉप ईयर में रियलाइज होता है कि काश मैंने एनसीईआरटी पढ़ लिया होता। सो मेक श्योर आप वो गलती ना करें और आपको ड्रॉप लेने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो ये पढ़िए, छोटा है, सटल है, क्वेश्चंस भी आने की प्रोबेबिलिटी इससे ही है। सो हमारे लास्ट टिश्यू सिस्टम के ऊपर चलते हैं, विच इज द वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। नाम बोल रहे हैं वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। सो हमारे प्लांट में खाना कैसे पहुंचता है, पानी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, ये सारी चीजें जो कंसिस्ट करती है विच इज द वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। इसमें अगेन बहुत सारे अच्छे अच्छे टर्म्स आएंगे, आपको उस टर्म से फेमिलियर होना है। अभी तक तो आपने बायो को अच्छी तरीके से पहचान लिया होगा कि बायो इज नॉट डिफिकल्ट, सिर्फ वो डिफिकल्ट प्रिटेंड करने के लिए जो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है उसको एक बायोलॉजिकल टर्म दे देता है ताकि हमें लगे कि भाई बड़ा ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इसमें देखो क्या बोल रहा है कि जो वेस्क्यूलर सिस्टम होता है कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। कॉम्प्लेक्स टिश्यू यानी कि ऐसे टिश्यू जो वैरायटी ऑफ सेल से बने हों। तो व्हाट इज कॉम्प्लेक्स टिश्यू भाई? कॉम्प्लेक्स टिश्यू कुछ और नहीं होती है, टिश्यूज के अंदर का वैरायटीज ऑफ सेल्स प्रेजेंट हो उसे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यू बोलते हैं। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू 2 प्रकार के होते हैं, द फ्लोएम एंड जाइलम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और सिंपल टिश्यू कौन से होते हैं? हमने 3 प्रकार के टिश्यूज पढ़े थे सिंपल में, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का कौन से 2 एग्जाम्पल्स है भाई? फ्लोएम एंड जाइलम। अभी जो जाइलम है और फ्लोएम है टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट्स द वेस्क्यूलर बंडल्स। ये दोनों मिलकर वेस्क्यूलर बंडल का निर्माण करते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा कि हमारे पास 3 प्रकार के टिश्यू सिस्टम होते हैं। नंबर 1 इज एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, नंबर 2 इज द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम एंड नंबर 3 इज द वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम के अंदर जो भी एपिडर्मिस से रिलेटेड है, जो आउटर हमारे एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है, हमने उसके बारे में पढ़ा। सेकंड हमने देखा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। ग्राउंड टिश्यू सिस्टम क्या होता है? ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम एंड वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम को छोड़ दिया जाए, जो भी माल मसाला, जो भी सेल्स हमारे पास जो बचे वो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में आते हैं। हमने ये भी देखा कि जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है कंसिस्ट होता है किसके? सिंपल सेल से बनता है। कौन से 3 प्रकार के सेल्स होते हैं? पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा। अभी हम चलते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, जो हमारे बॉडी के लिए बड़ा ही मेन, प्लांट बॉडी के लिए बड़ा ही मेन है, खान पान के रिलेटेड। सो ऐसे सेल्स को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेल्स। और वो कौन से 2 प्रकार के सेल्स होते हैं जो हमारे खाने पीने की संभावना को पूरी करती है? वो होता है जाइलम एंड फ्लोएम। जहाँ पे जाइलम वाटर से रिलेटेड होता है, पानी से, एंड फ्लोएम रिलेटेड होता है खाने से। इट्स ऑल अबाउट द फूड। फ्लोएम फूड राइम कर रहा है तो याद रखेंगे कि फ्लोएम इज रिलेटेड टू फूड। इतना क्लियर है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं कि अगेन हमें पता है कि हमारे पास जो फ्लावरिंग प्लांट्स की बात करें, फ्लावरिंग प्लांट्स तो 2 पार्ट्स में होते हैं हमारे पास। एक होता है मोनोकॉट्स। हमने पढ़ा था ना कि एम्ब्रियो में कितने डाइकोटिलिडन्स होते हैं, उसके बेसिस पे मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स डिवाइड हो गया था। तो हमने उसके ऊपर वेरिएशंस देखेंगे कि हमने अभी फर्स्ट पैराग्राफ में देखा था एनसीईआरटी की स्टार्टिंग में कि मोनोकॉट्स एंड डाइकोट्स के अंदर बड़ी ही सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है। अपार्ट फ्रॉम द सिमिलैरिटीज डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। तो हम अभी से देखना स्टार्ट करेंगे कि मोनोकॉट एंड डाइकोट के अंदर भाई डिफरेंसेस क्या क्या है एंड सिमिलैरिटीज क्या क्या है, ठीक है। तो डाइकोट स्टेम के अंदर जो कैम्बियम होता है इज प्रेजेंट बिटवीन द फ्लोएम एंड जाइलम। अभी कैम्बियम क्या होता है? हमने अभी ये यहाँ पे हमने ये 3 वर्ड्स को भी रोक के रखा था ना। नंबर 1 कॉर्टेक्स क्या होता है, पेरिसाइकल क्या होता है, पिथ क्या होता है, मेड्यूलरी क्या होता है, सब समझते हैं। सबसे पहले कैम्बियम समझिए कि कैम्बियम ये ना इट्स अ कलेक्शन ऑफ टिश्यू। ये टिश्यू है और यहाँ पे डाइकोट्स की बात कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे चलिए हम डायग्राम को देखते हैं। ओके, कुछ ज्यादा ऊपर हो गया। ओके, तो हमने डाइकोट्स की बात करते हैं, तो दिस इज द डाइकोट प्लांट, ठीक है। डाइकोट को देखते हैं कि डाइकोट प्लांट को देखते हैं। तो हमने ये देखा कि फ्लोएम वाला पार्ट है, ये फ्लोएम वाला पार्ट है, ये जाइलम वाला पार्ट है, और उनके बीच एक कलेक्शन ऑफ सेल्स देखने को मिल रहा है। तो कैम्बियम क्या होता है भाई? इट्स अ कलेक्शन ऑफ अ सेल जो डिवाइड कर सकता है, दैट इज द कैम्बियम। तो कैम्बियम एक ऐसा सेल है जो
फ्लोएम और जाइलम के बीच का एक सेक्शन, उसका एक नाम दे दिया गया। क्या समझा हमने कैम्बियम? भाई कैम्बियम में से कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने देखा कि जाइलम है, फ्लोएम, उनके बीच में एक बंच ऑफ एक लेयर ऑफ अ सेल है जो जिसके पास एबिलिटी है टू डिवाइड इन डाइकॉट्स। तो ऐसे सेल को हमने एक नाम दे दिया कैम्बियम। तो वही हमने देखा कि दैट इज द कैम्बियम। आई होप आपको कैम्बियम समझा। अभी नेक्स्ट देखते क्या बोल रहे हैं कि सच वेस्क्यूलर बंडल बिकॉज ऑफ द presence of cambium possess the ability to form a secondary xylem and phloem tissue and hence are called as open vascular tissue। अब ये सेकेंडरी क्या होता है, सेकेंडरी जाइलम क्या होता है, फ्लोएम क्या होता है और ओपन वेस्क्यूलर बंडल क्या होता है, तीनों टर्म को समझते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट, स्पेसिफाई किया तो समझना तो पड़ेगा। सेकेंडरी यानी कि जैसे जैसे मेच्योरिटी होती है, हमारे पास भी फेज होते हैं ना, पहले इन्फेंट स्टेज होता है, फिर हमारे पास मिडिल एज, हमारे पास टीन एज आता है, देन मिडिल एज आता है, देन ओल्ड एज। वी हैव द फेजेस, राइट। सिमिलरली जो प्राइमरी, जो एट द टाइम ऑफ द सीड जर्मिनेशन हुआ था तभी का जो टिश्यू बना है दैट इज द प्राइमरी टिश्यू। लेकिन मेच्योरेशन होता है, न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो पुराने सेल्स होते हैं वो शेड ऑफ होते हैं। तो न्यू सेल्स जो फॉर्म होता है दैट इज द सेकेंडरी, राइट। हमारी बोन्स भी ग्रो करती है, राइट। तो हमारी बोन्स भी ग्रो करती है, तो हमारी बोन्स भी सेकेंडरी एंड प्राइमरी में डिविजिबल है। सिमिलरली ऐसी चीज जो ग्रो करती है, जो जिनके पास मेच्योरिटी आती है, जो डेवलप करते हैं, उनको हम सेकेंडरी बोलते हैं। सो प्राइमरी कैम्बियम क्या हो, जो एट द टाइम ऑफ बर्थ बना था, एट द टाइम ऑफ सीड जर्मिनेशन, जो जाइलम एंड फ्लोएम, जो टिश्यूज बना था, उनको हम प्राइमरी जाइलम एंड फ्लोएम बनेंगे। लेकिन जो मेच्योरिटी हुआ, को बहुत सारे न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हुआ, उस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम बोलेंगे। एसिड प्लांट टिश्यूज ये सभी में नहीं पाए जाते, कुछ कुछ प्लांट्स में ही पाए जाते हैं। सो ऐसे प्लांट टिश्यूज जिनके पास कैम्बियम प्रेजेंट हो, जो रिस्पॉन्सिबल होता है बनाने के लिए सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, अगर प्रेजेंट हो, सो ऐसे प्लांट को, ऐसे टिश्यूज को हम बोलते हैं ओपन वेस्क्यूलर बंडल। ओपन का मतलब क्या होता है कि ओपन है भाई ग्रो करने के लिए। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे कि मोनोकॉट्स के अंदर, in the monocots the vascular bundle has no cambium present in them and hence since they do not form secondary tissue they are preferred as close। सो मोनोकॉट के अंदर ना जो टिश्यूज प्रेजेंट, जो बर्थ के टाइम में एक बार बन गया ना, बर्थ के टाइम में यानी कि सीड जर्मिनेशन के टाइम में जो एक बार बन गया जाइलम एंड फ्लोएम, वो मरते दम तक वही रहेगा, नो मैच्योरेशन, कोई डिवीजन। ऐसा हमारे पास भी बहुत सारे ऑर्गन्स जो एक ही टाइम बनता है भाई, जैसे कि हमारी स्किन है वो शेड ऑफ होती रहती है, बहुत सारे अगर कट विट लग गया तो न्यू फॉर्मेशन होती है, तो हम उसको सेकेंडरी एंड प्राइमरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। सिमिलरली मोनोकॉट्स के अंदर से कोई टिश्यूज प्रेजेंट नहीं होते, कोई कैम्बियम प्रेजेंट ही नहीं होता है। तो अगर कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है तो भाई जो उनके पास जाइलम एंड फ्लोएम है, जो एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन बना था तभी से ही है। एंड इसी की वजह से ऐसे वेस्क्यूलर बंडल को हम क्लोज्ड वेस्क्यूलर बंडल बोलते हैं। तो ओपन एंड क्लोज किसको रेफर करता है माय डियर स्टूडेंट्स? सो ओपन एंड क्लोज रेफर करता है ऐसे प्लांट्स को, ऐसे टिश्यूज को जो फर्दर डिवाइड होते हैं या नहीं होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है। When xylem and phloem within the vascular bundle are arranged in an alternate manner along the different radii, the arrangement is called as radial, such as in root। Alternate root, अब मैंने radial कैसे याद किया? R for radial, R for root। एग्जाम्पल आ गया भाई, as such as यानी कि एग्जाम्पल दिया है, एनसीईआरटी में एग्जाम्पल आ गया तो इंपॉर्टेंट है। अभी ना हमने देखा कि हमारे पास दो टिश्यूज होते हैं, खाने के लिए, एक पीने के लिए, राइट। जैसे कि जाइलम हो गया फॉर द वाटर एंड फ्लोएम हो गया फॉर द फूड। इनकी अरेंजमेंट के बेसिस के ऊपर भी ना हमने इनको नाम दिया। नंबर 1 अरेंजमेंट होता है रेडियल अरेंजमेंट, जो हमें रूट्स के अंदर पाया जाता है। रेडियल अरेंजमेंट दिखता कैसा है? ओके, देखो यहाँ पे दिया हुआ है हमारे पास रेडियल अरेंजमेंट। दिस टाइम कि जब भी हमने रूट के सेल्स, हमारे पास ये रूट है, हमने इसको कट किया तो हमें ना ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिला कि ये जो हमारे पास जाइलम है और ये फ्लोएम, आप देख रहे हो कैसे ऑल्टरनेट मैनर में जुड़े हुए। दिस इज द जाइलम फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम। ऐसे अरेंजमेंट को हम कहाँ बोलते हैं? रेडियल अरेंजमेंट बोलते हैं। ये अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलता है? आर फॉर रेडियल, आर फॉर रूट। तो रूट के अंदर हम जब ने रूट का डाइसेक्शन किया, रूट की एनाटॉमी की स्टडी करने की कोशिश की, तो हमने पाया कि रेडियल सिस्टम पाया जाता है रूट के अंदर। एंड व्हाट इज रेडियल सिस्टम? रेडियल सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट क्या होता है? जहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम अल्टरनेट मैनर में जुड़े हुए होते हैं, अटैच्ड होते हैं। ठीक है। इन कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्क्यूलर बंडल the xylem and phloem are jointly situated along the same radius of the vascular bundle। यानी कि यहाँ पे अलग अलग हो गया।
एंड ये जो दिख रहा है ना कंजॉइंट, ऐसे टाइप को जहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम दोनों जुड़े हुए होते हैं, दिस इज नथिंग बट अ कंजॉइंट फॉर्म। दिख रहा है आपको यहाँ पे स्पेसिफिकली कंजॉइंट ओपन, ओपन का मतलब वो डिवाइड हो सकता है। व्हाट इज द कंजॉइंट मीनिंग, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक साथ अटैच्ड होते हैं। यहाँ पे आपने देखा दोनों अलग है, देख रहे हो ना कि जाइलम पूरा अलग है, फ्लोएम पूरा अलग है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जाइलम एंड फ्लोएम दोनों एक ही साथ अटैच्ड है। ऐसे अरेंजमेंट को हम कंजॉइंट अरेंजमेंट बोलते हैं। सच वेस्कुलर बंडल्स आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स, और ऐसा अरेंजमेंट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है भाई, स्टेम्स एंड लीव्स के अंदर देखने को मिलता है। समझ में आया कि हमने जब स्टेम्स एंड लीव्स को कट करके देखा कि यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम के अरेंजमेंट क्या है, तो हमें पता चला कि भाई कंजॉइंट टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। और वही हमने रूट को कट करके देखा तो हमें पता चला कि वो रेडियल टाइप ऑफ अरेंजमेंट है यहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम की। यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है कंजॉइंट एंड ओपन, ये दोनों अलग अलग वर्ड है। मैंने आपको समझाया कि ओपन एंड क्लोज का मतलब क्या है, कंजॉइंट एंड रेडियल का मतलब क्या है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाया गया है कि कंजॉइंट ओपन का मतलब क्या। कंजॉइंट स्पेसिफाई कर रहा है उसके अरेंजमेंट को, और ओपन स्पेसिफाई कर रहा है कि वो मेच्योरिटी में वो अपने न्यू सेल्स फॉर्म कर पाएगा कि नहीं। तो दोनों अलग अलग है, ठीक है। तो कंजॉइंट और सिमिलरली ऐसे लिखा है कि रेडियल क्लोज, ऐसे ही बता सकते हैं, ऐसे भी स्पेसिफाई। रेडियल का मतलब कि रेडियल अरेंजमेंट है, क्लोज की यानी कि वो जाइलम एंड फ्लोएम जो न्यू फॉर्मेशन ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम नहीं करेगा। क्लियर है। द कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल्स यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ओनली ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम, यानी कि बोले कि कंजॉइंट में हमें ऐसा देखने को मिलता है कि फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, यानी कि हमारे पास ये सेल्स है तो हमने देखा कि दिस इज द जाइलम, दो जो फ्लोएम है ऐसा अटैच, मतलब फ्लोएम बाहर की तरफ होगा, यूजुअली ऐसा देखने को मिलता है। तो फ्लोएम हमेशा बाहर की तरफ रहेगा। एंड आई होप आपको इतना समझ में आया हो। तो अभी हमने इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में क्या देखा, अरेंजमेंट्स को समझा जो जाइलम एंड फ्लोएम हमारे लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं उनके अरेंजमेंट को, यहाँ पे हम उनके बारे में समझ रहे कि भाई वो मैच्योरिटी कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो नया जाइलम एंड फ्लोएम फॉर्म कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। उसके बेसिस में हमने उनको रेडियल, कंजॉइंट, ओपन एंड क्लोज में बांट दिया था, डिवाइड कर दिया था। जाइलम का काम क्या है, वाटर्स की ट्रांसपोर्टेशन करना, एंड फ्लोएम का काम क्या है, फूड से रिलेटेड उनको ट्रांसपोर्ट करना। क्योंकि हमें पता है फूड बनता कहाँ पे भैया, लीव्स में बनता है, लेकिन हमारे रूट्स को भी तो खाना चाहिए, हमारे स्टेम्स को भी तो खाना चाहिए। ये वेस्कुलर बंडल रिस्पॉन्सिबल होते हैं ये सब के लिए। आई होप इतना क्लियर है, इतना समझ में आ गया। हमने देखा बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी है, डिफरेंसेस भी है, तो ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स। जब भी आपको लगे कि हाँ ये हमने जो पहले बात बोली तो उससे मैच हो रहा है, रिकलेक्ट करिए कि उस समय हमने क्या बोला था। इतना क्लियर है, ठीक है। अब समझते हैं, हम नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, विच इज द एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलिडीनियस एंड मोनोकोटिलिडीनियस प्लांट्स। यानी कि अब थोड़ा सा एनाटॉमी और भी अच्छे तरीके से समझने वाले। हमने बेसिक टर्म्स को समझ लिया, अब हम स्पेसिफिकली डाइकोट एंड मोनोकोट के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है हम उसको समझने वाले हैं। तो चलिए हम देखते हैं डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स की एनाटॉमी को। So, for the better understanding of tissue organization in root, stem, leaf, it is convenient to study the transverse section of the mature zone of this organ. यानी कि अगर हमें इंटरनल स्टडी करना है तो हमें ऑफकोर्स ट्रांसवर्स सेक्शन यानी कि उनको कट करके उनके इंटरनल स्टडी को करना पड़ेगा, वही बोला गया। फिलहाल हम समझते हैं डाइकोट से। तो हमारी शुरुआत होती है एनाटॉमी को पढ़ने की डाइकोट्स के साथ साथ। डाइकोट रूट को देखिए, कंफ्यूजन यहाँ पे आएगा तो आपको नंबर 1 क्या याद है, यहाँ पे मैंने रूट्स के बारे में बताया था, स्टेम के बारे में बताया था। अब यहाँ पे डाइकोट रूट को समझेंगे और भी अच्छे तरीके से, ठीक है। यहाँ पे हर चीज स्पेसिफाई किया गया है कि लुक एट द फिगर 6.3a। चलिए हम 6.3a को देखते हैं भाई। दिस इज 6.3a, यस। हम ना अभी डायग्राम को समझेंगे। आपको कॉर्टेक्स स्पीड जो मैंने पहले आपको देखिए यहाँ पे हमने पढ़ा था और हमने बोला था कि हम आगे पढ़ने वाले हैं ये। ओके, लेट मी शो। देखो हमने यहाँ पे इसको पेंडिंग में रखा था, अभी इसी जो पेंडिंग में हमने रखा था ना, अभी इसको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए देख रहे क्या बोल रहे हैं। ओह शिट, ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दिस। इट शोज द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ सनफ्लावर रूट। यानी कि यहाँ से दो बात पता चलनी चाहिए। नंबर 1 कि सिर्फ सनफ्लावर है वो डाइकोट है, एंड नंबर 2 हम डाइकोट्स के अंदर जितने भी कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पढ़ेंगे वो सनफ्लावर से रिलेट करता होगा, ठीक है। सो द इंटरनल टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज एज फॉलोज।
द आउटर लेयर इज कॉल्ड एज एपिब्लेमा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी जो रूट का आउटर लेयर है हम उनको क्या बोलते हैं, सबसे जो आउटर लेयर है एपिडर्मिस, इसको हम एपिब्लेमा भी बोलते हैं। एपिब्लेमा इज नथिंग बट अनदर नेम ऑफ एपिडर्मिस इन रूट। वापस ध्यान से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, व्हाट इज एपिब्लेमा। यहाँ पे जो वर्ड को स्पेसिफाई किया है ना एपिब्लेमा, व्हाट इज एपिब्लेमा भाई, ये एपिडर्मिस ही है, लेकिन रूट के एपिडर्मिस को हम एपिब्लेमा बोलते हैं। तो सबसे पहले ये समझ में आ गया। दूसरी बात, आपको इस डायग्राम से एक बात दिख रही है, रूट हेयर, यानी कि क्या है, ये एपिडर्मिस का ही कुछ कुछ एक्सटेंशन है, रूट हेयर। सो व्हाट इज रूट हेयर, एक्सटेंशन ऑफ एपिडर्मिस विद इंटरसेल्युलर स्पेस। क्या आप देख रहे हो, कुछ कुछ ही अमाउंट ऑफ इंटरसेल्युलर स्पेस है। क्यों, बहुत ही कम इंटरसेल्युलर स्पेस है भाई, ताकि अनवांटेड फॉरेन पार्टिकल्स ना आ पाए। इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एज एंडोडर्मिस। अभी यहाँ पे जो शब्द आया था कॉर्टेक्स, व्हाट इज कॉर्टेक्स भाई, ये आपको दिख रहा है, ये पूरा माल मसाला जो दिख रहा है ना आपको, ये एपिडर्मिस, और ये जो वेस्क्यूलर टिश्यू है ये आपको दिख रहा है, जाइलम एंड फ्लोएम, दिस इज द वेस्क्यूलर टिश्यू। इनके बीच का जो भी सेल्स है हम उनको कॉर्टेक्स बोलते हैं। अभी ये जो दिख रहा है आपको, हमें वेस्क्यूलर बंडल देखने को मिल रहा है। सो वेस्क्यूलर बंडल के सबसे आउटरमोस्ट लेयर को हम एंडोडर्मिस बोलते हैं, या तो हम इसको दूसरी भाषा में बोलते हैं इनरमोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स, कि कॉर्टेक्स का सबसे अंदर वाला लेयर, या तो हम बोल सकते हैं हमारे जो वेस्क्यूलर बंडल है उसका सबसे आउटरमोस्ट लेयर, इसको हम क्या बोलेंगे, एंडोडर्मिस। ठीक है। It comprises of a single layer barrel-shaped cell without any intercellular spaces. ये किसकी बात कर रहे हैं, एंडोडर्मिस। ऑफ कोर्स एंडोडर्मिस के बारे में इतना स्पेसिफिकेशन दिया है तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि एंडोडर्मिस के बारे में क्या बोल रहा है। नंबर 1 कि ये इनरमोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनरमोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स का। दूसरी बात, इसके सेल्स कैसे दिखते हैं भाई, इनके सेल्स का हुलिया कैसा है, देखने में कैसे है, शब्दों में बयां किया हुआ है कि भाई ये सिंगल लेयर्ड होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, बैरल शेप्ड होता है, इनके पास ना कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। देखिए इनके बारे में अगर स्पेसिफिकेशन दिया है तो आपको समझना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या बोलते हैं, टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स हैव द डिपॉजिट ऑफ वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। अब देखिए आपने ट्रांसपोर्टेशन का बारे में तो पढ़ा नहीं है, जो अगेन प्रीवियस आपके ओल्ड बुक्स में था, इस बार डिलीट हो गया। ठीक है, तो आप ट्रांसपोर्टेशन आप पढ़ोगे इन प्लांट के अंदर, अगर आपने प्रीवियसली पढ़ा होगा तो आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के बारे में पता होगा। बट ये समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देती कि व्हाट इज कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। तो आपको पता है यहाँ से रूट ने क्या किया, रूट हेड ने वाटर एब्जॉर्ब किया। भाई वाटर का मेन काम है कि भाई खाना पानी चाहिए तो उसको यहाँ पे वेस्क्यूलर बंडल के पास आना पड़ेगा ना, तो वो कॉर्टेक्स से रास्ता निकालते हुए जाता है। लेकिन हमने अभी जस्ट पढ़ा कि एंडोडर्मिस की मुश्किल क्या है कि उनके पास ना इंटरसेलुलर स्पेस होता ही नहीं है, तो पानी जाएगा कहाँ। तो एक मैकेनिज्म देखने को मिलता है कि ना, हमने देखा कि कुछ कुछ सेल्स के अंदर स्पेस प्रेजेंट होते हैं और बहुत सारे सेल्स के ऊपर स्पेस नहीं होते हैं। तो भाई ये सेल्स हमारे पास सिंगल लेयर की प्रेजेंट हो गई। अगर समझो यहाँ पे यहाँ से वाटर जा सकता है और यहाँ से वाटर नहीं जा सकता है, तो यहाँ से वाटर जा सकता है और यहाँ से नहीं जा सकता, तो ऑफकोर्स यहाँ पे कुछ ना कुछ डिपोजिशन होगा। सो यहाँ पे जो डिपोजिशन होता है उसको हम सुबेरिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सुबेरिन डिपोजिशन। और जहाँ से वाटर जा सकता है, ऑफकोर्स आपको अगर हम बाहर से इसको देखेंगे तो आपको एक गुफा जैसे ही दिखेगा ना, कि एक कनाल बना हुआ है, बहुत सारे जो बाहर पूरा बंद है, सुबेरिन का डिपॉजिट है, वाटर इम्परमिएबल वैक्सी लेयर, सुबेरिन पूरी तरीके से जमा हुआ आजू बाजू, सिर्फ एक रास्ता हमें देखने को मिल रहा है जहाँ से पानी अंदर जा सकता है, तो ऑफकोर्स एक गली जैसा दिखेगा। उस गली को हमने नाम दे दिया कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो क्या बोले, वापस पढ़ेंगे, टेंजेंशियल या साइड से भी निकल सकते हैं, तो साइड से भी रास्ता बना सकता है, या तो एकदम बीचों बीच भी जा सकता है। तो टेंजेंशियल एज वेल एज रेडियल वॉल ऑफ एंडोडर्मल सेल्स हैव द डिपोजिशन ऑफ वाटर इम्परमिएबल, जहां से वाटर नहीं जा सकता है, वैक्सी मटेरियल सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। आई होप इतना समझ में आपको एटलीस्ट आ रहा है। सो आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप समझा कि वो बोलते हैं ना, बहुत सारी वैक्सी लेयर का एक मोटा सा स्ट्रिप बन जाता है, उसके आजू बाजू या तो टेंजेंशियली या तो रेडियली पानी क्या कर सकता है, आ सकता है। उसने अपनी एक गुफा बना ली है, दैट इज नथिंग बट योर तरीका जहाँ से वाटर कैसे हमारा रूट से हमारे वेस्क्यूलर टिश्यूज के पास आता है। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखिए, नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर्ड।
अभी जैसे कि हमने यहाँ पे एंडोडर्मिस के बारे में बोला था कि वो सिंगल लेयर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद तो रखना ही पड़ेगा कि भाई एंडोडर्मिस सिंगल लेयर है, लेकिन फ्यू लेयर यानी कि वो सिंगल लेयर नहीं है। कौन? हमारे पास थिक वॉल्ड पेरेन्काइमेटियस सेल्स इज रेफर्ड टू एज पेरिसाइकल। अभी इसका आपको दिख रहा है, लेट मी चेंज द कलर ताकि अच्छे तरीके से दिखे आपको भाई, ये दिख रहा है, ये सेल्स दिख रहा है आपको जी, जहाँ पे मार्क किया गया पेरिसाइकल के ऊपर। अब ये पेरिसाइकल के ऊपर बहुत सारी स्पेसिफिकेशन दी हुई है, तो आपको दिखा कि एंडोडर्मिस के जस्ट आजू बाजू क्या दिख रहा है, कुछ लेयर क्या दिख रहा है, सेल्स दिख रहे हैं, उस सेल्स का हमने नाम क्या रखा, पेरिसाइकल। अभी पेरिसाइकल के बारे में क्या क्या बात बोला गया, सबसे पहले फ्यू लेयर्ड है यानी कि सिंगल लेयर्ड नहीं है, तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ से बन सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, थिक होना चाहिए भाई, जो पेरिसाइकल के जो सेल वॉल्स है वो थिक वॉल्ड है, दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन, किस टाइप का सेल से बना है, पेरेन्काइमेटियस सेल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, P फॉर पेरिसाइकल, P फॉर पेरेन्काइमा सेल्स, P फॉर पेरिसाइकल, P फॉर पेरेन्काइमा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो पेरिसाइकल के अंदर सेल्स है वो किस टाइप का सेल्स है, पेरेन्काइमेटियस, केलेन्काइमेटियस, क्लोरेन्काइमेटियस या ऑल ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, जो भी दे देगा ऑप्शन में। आपको पता होना चाहिए कि जो पेरिसाइकल है वो पेरेन्काइमेटियस इन नेचर होता है, इतना क्लियर है। इसका जहां जहां मैं हाईलाइट कर रही हूँ वो चीजें तो पक्का याद होनी चाहिए, ठीक है। सो क्या क्या होना चाहिए भाई, बहुत बार ये डायग्राम्स दे देंगे आपको, ये लेबलिंग का दे देंगे, इसलिए मैं थ्योरी के साथ साथ आपको ये भी समझा रही हूँ कि एंडोडर्मिस कहाँ इसको स्पेसिफाई किया गया है, ये पेरिसाइकल, ये कुछ लेयर यहाँ पे उसके एंडोडर्मिस के अंदर है, उनको पेरिसाइकल बोला गया है, पेरिसाइकल की क्या क्या कैरेक्टर्स है वो मैंने स्पेसिफाई किया है। सो मेक श्योर जो मैं बोल रही हूँ उस पर आप ध्यान दें, क्योंकि क्वेश्चन उस पर ही आते हैं, ठीक है। इसलिए ऐसे बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, वो पढ़ते तो है लेकिन क्वेश्चन नहीं होता है। इनिशियल ऑफ लेटरल रूट्स, अभी नेक्स्ट क्या इंपॉर्टेंट बोल रहा है भाई कि इनिशिएशन ऑफ द लेटरल रूट एंड वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस फ्रॉम दिस सेल्स। पेरिसाइकल का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम बताया गया है कि आप पूछेंगे ना भाई, आपके माइंड में तो क्वेश्चन आया होगा कि जैसे कि एंडोडर्मिस का काम है कि एक्सपीरियंस स्ट्रिप्स को बनाना, कैसे वाटर को लेके जाना, प्रोटेक्शन का काम है, भाई पेरिसाइकल का क्या काम है। यहाँ पे ये 3 लाइन बड़े ही इंपॉर्टेंट है माय डियर फ्रेंड्स कि इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स, हम किसके बारे में पढ़े, डाइकोट रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं। हमने ये भी देखा कि लेटरल रूट्स भी बनते हैं, जो लेटरल रूट्स बनते हैं, वेस्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक प्लेस फ्रॉम दिस सेल्स, यानी कि जो सेल्स के अंदर हमने देखने को मिला कि वेस्कुलर कैम्बियम बनता है, कैम्बियम जो हमने देखने को मिला वो इसी सेल्स का मॉडिफिकेशन है। तो पेरिसाइकल का क्या क्या दो काम है कि जो लेटरल रूट बनते हैं ना वो यहाँ से ही ओरिजिनेट होते हैं, ये पेरिसाइकल की कुछ रूट मॉडिफाई होकर लेटरल रूट का फॉर्मेशन करते हैं। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो सेकेंडरी ग्रोथ के अंदर कैम्बियम होता है ना, ये जो हमने यहाँ पे देखा था भाई, देखते चलिए वापस से, ये जो कैम्बियम है ये सेल्स किसका मैच्योरेशन, ये सेल्स किसका मॉडिफिकेशन है, पेरिसाइकल्स का ही मॉडिफिकेशन है। तो भाई याद रखना चाहिए कि क्या क्या पेरिसाइकल का काम होता है। अब पित्त के बारे में देखते हैं कि भाई व्हाट इज पित्त। अभी हमने पित्त को जब हाईलाइट किया तो दिस सेंट्रल पोर्शन जो सेल्स प्रेजेंट है उन्हें हम पित्त बोलते हैं। तो क्या होता है, पित्त इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस, छोटा सा तो हम देखने को मिलता नहीं, देख रहे हो ना कितना छोटू सा एक, इट्स अ कलेक्शन ऑफ अ सेल जो सेंटर में प्रेजेंट होता है, उन्हें हम पित्त बोलते हैं। तो आपने अगर बायो को समझा होगा इस चैप्टर में, ये चैप्टर लोगों के लिए बड़ा ही डिफिकल्ट होता है, बट आपने अगर ब्रॉडर एस्पेक्ट से देखा होगा तो यहाँ पे क्या किया है, लोकेशन के नाम से सिर्फ सेल्स को नाम दे दिया, दैट्स इट। व्हाट इज पित्त, भाई पित्त का तो कुछ काम ही नहीं है, वो सेंट्रल पोर्शन वाला पार्ट है, उसे हमने पित्त बोल दिया। तो देख रहे हो, डरने की कोई बात ही नहीं है, समझने वाली ही बात है कि लोकेशन है तो कलेक्शन ऑफ सेल ही, उसका काम तो जो होना था वो करेगा ही, सिर्फ उसको एक नया नाम दे दिया है और इसीलिए हम उसको समझते नहीं, हम दिमाग नहीं लगाते, हमें लगता है कि भाई बहुत सारी चीजें याद करने और हार्ड है, नॉट दैट। तो पित्त क्लियर हुआ। जो पेरेन्काइमेटियस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम आर कॉल्ड एज कंजक्टिव टिश्यूज। ये जो सेल्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम, से हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यूज, ठीक है। इनको हम क्या बोलते हैं भाई, कंजक्टिव, सो उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंजक्टिव टिश्यूज। So there are usually 2 to 4 xylem and phloem patches, यानी कि हमें देखने को मिलता है दिस इज द प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, यानी कि इससे ये दिस इज द न्यूली फॉर्म्ड, मेटाजाइलम मतलब इससे आगे जाके जाइलम बनेगा, प्रोटोजाइलम यानी ऐसे सेल्स जो आगे जाके जाइलम बनाएंगे। इनर एंड आउटर वर्ड दैट इज नथिंग बट मेटा एंड प्रोटोजाइलम, कि सबसे पहला जो आया वो कौन है, जो बाद में आया वो कौन है, उसके अकॉर्डिंगली मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम उन्होंने नाम दिया हुआ है। एंड फ्लोएम, इसके कुछ कुछ पैचेस हमें देखने को मिलते हैं, कितने होते हैं यूजुअली, डाइकोट रूट के अंदर कितने होते हैं यूजुअली, 2 to 4 जाइलम एंड फ्लोएम पैचेस होते हैं।
लेटर एक कैम्बियम रिंग डेवलप होती है बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम. All these tissues on the inner side of endodermis, such as the pericycle, vascular bundle and pith, constitutes the stele. इसको स्टीली में बोलते, स्टील बोलते, जो भी whatever you feel like say it. कि जो टिश्यूज है, जितने भी टिश्यूज है, ये यहाँ पे एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर जितने भी टिश्यू आते हैं उनको एक नया नाम दिया, दैट इज स्टील. ये क्वेश्चन पूछते हैं, इधर यू से स्टील, यू से स्टीली, एनीथिंग विल वर्क. ठीक है, क्योंकि आपको रिटन फॉर्म में एग्जामिनेशन देना, आपको वाइवा या ओरल देना नहीं है. सो इनर फॉर्म में क्या होता है, व्हाट इज स्टीली, जो भी टिश्यू अंदर आते हैं, किसके अंदर आते हैं, एंडोडर्मिस के अंदर आते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टीली बोलते हैं. सो आई होप कि आपने जो डाइकॉट रूट को समझा है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. ठीक है, एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर. अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट पार्ट विच इज मोनोकॉट्स के बारे में. हम देखें, हम डाइकॉट्स के अंदर 2 कितना है, 4 कितना है, कंजक्टिव टिश्यू क्या होता है, पेरिसाइकल क्या होता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स क्या होता है, स्टील क्या होता है, ये सब आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा. समझने जैसा कुछ नहीं है भाई, इसमें याद ही करना पड़ेगा आपको. ठीक है, अब हम देखते हैं मोनोकॉट रूट्स के बारे में कि भाई इसमें सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंसेस क्या है. इसके अंदर भी द एनाटॉमी ऑफ मोनोकॉट इज सिमिलर. देखो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया कि सिमिलर है, आइडेंटिकल नहीं. आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, एग्जैक्ट, डिक्टोडिक, सेम. बट यहाँ पे सिमिलर बोला गया, यानी कि कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी होगा. टू डाइकॉट रूट इन मैनी एस्पेक्ट्स. इट हैज एपिडर्मिस, जैसे कि हमारे पास डाइकॉट में था, कॉर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस होता है, पेरिसाइकल होता है, वेस्कुलर बंडल होता है, पित्त होता है. जैसे कि 2 ह्यूमन बींग्स, दोनों के पास 2 कान होते, एक नाक होता तो 2 नहीं है, होता तो नंबर्स वाइज देखने से तो होता तो वही है, लेकिन फीचर्स डिफरेंट होते हैं. सिमिलरली इसमें भी एज कंपेयर टू द डाइकॉट रूट्स विच हैज अ फ्यूअर जाइलम बंडल्स. यानी कि हमने जब डाइकॉट्स को देखा तो हमने क्या स्पेसिफाई किया था, यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2 to 4 जाइलम बंडल्स होते हैं, लेकिन देर आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल इन डाइकॉट रूट्स. तो देखा सिमिलैरिटीज है. डिफरेंस नंबर 1 क्या है मोनोकॉट रूट के अंदर, कि इनके पास 6 से ज्यादा तो उनको पॉलीआर्क बोलते हैं, पॉलीआर्क कंडीशन. 6 से ज्यादा जाइलम एंड फ्लोएम बंडल्स पाए जाते हैं, किसमें, मोनोकॉट्स रूट के अंदर. पिथ इज लार्ज एंड वेल डेवलप्ड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे हमने क्या समझा था कि जो पिथ है, क्या समझा था, जो पिथ है वो इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है, स्मॉल होता है. भाई यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हमने जस्ट देखा था कि पिथ के बारे में. ओके, लेट मी चेंज द कलर, ताकि हाईलाइट करूंगी तो आपको दिखने में जमेगा कि यहाँ पे क्या बोला था कि भाई पिथ स्मॉल होता है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होता है. लेकिन डिफरेंस नंबर 2 क्या आ गया भाई यहाँ पे, कि पिथ यहाँ का जो मोनोकॉट का पिथ है वो लार्ज होता है, वेल डेवलप्ड होता है. मोनोकॉटिलिडीनस रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ. मैंने आपको ये पहले ही बता दिया था कि जो मोनोकॉट के अंदर होता है कैम्बियम एब्सेंट होता है भाई. सो कैम्बियम एब्सेंट होता है, सेकेंडरी रूट कैम्बियम एब्सेंट होता है, तो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होता है. व्हाट इज सेकेंडरी ग्रोथ भाई, वही ना, सेकेंड टाइम वापस जाइलम फ्लोएम बनना, उससे ग्रोथ. तो सेकेंडरी ग्रोथ होता नहीं है क्योंकि इनके पास कैम्बियम एब्सेंट होता है. तो कैम्बियम किस में प्रेजेंट होता है, डाइकॉट के अंदर. एब्सेंट किस में होता है, मोनोकॉट के अंदर. हमने डिफरेंसेस देख लिया, क्या क्या डिफरेंसेस था, पिथ के अंदर डिफरेंसेस था, जाइलम एंड फ्लोएम के नंबर में डिफरेंसेस था, सेकेंडरी ग्रोथ एंड प्राइमरी ग्रोथ के अंदर डिफरेंसेस था. अपार्ट फ्रॉम दैट एवरीथिंग इज सिमिलर, जो हमने देखा. फिलहाल हम डायग्राम को समझ लेते हैं. हमने डाइकॉट के डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ लिया. दिस इज द डाइकॉट. हमने एक एक वर्ड को समझ लिया था. अभी मोनोकॉट को समझते. देखा जाए तो ऑलमोस्ट सभी कुछ सिमिलर है. रूट है उसमें भी था, एपिडर्मिस उसमें भी था, कॉर्टेक्स वाला पास उसमें भी था, एंडोडर्मिस उसमें भी था, पेरिसाइकल डाइकॉट में भी था, फ्लोएम था, प्रोटोजाइलम था, पिथ था. यहाँ पे देखो पिथ की क्वांटिटी कितनी बड़ी हुई है. पिथ है, मेटाजाइलम है. सो दिस इज व्हाट डाइकॉट, जो फर्स्ट हमने पढ़ा था, प्राइमरी ग्रोथ था, और दूसरे में क्या है, मोनोकॉट रूट है. एंड आई होप कि आपको इतना समझ में आ गया हो. सो हमने अभी खत्म क्या किया भाई, हमने अभी खत्म किया डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट्स के अंदर. कि हमने रूट के अंदर की इंटरनल स्टडी को अच्छे तरीके से समझा, हर एक टिश्यू को स्पेसिफाई किया, उनके बीच में सिमिलैरिटीज देखी, उनके बीच की डिफरेंसेस को हमने अभी जस्ट देखा. एंड आई होप कि हर चीज डिक्टो क्लियर है आपको. तो व्हाट इज स्टीली, एनीथिंग जो भी एंडोडर्मिस के अंदर है, दैट इज द स्टील. ठीक है, डिफरेंसेस समझ में आया. अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, विच इज द डाइकॉट स्टेम. सो अब हम डाइकॉट स्टेम के ट्रांसवर्स सेक्शन को, यानी इंटरनल स्ट्रक्चर को स्टडी करेंगे अच्छे तरीके से, डिटेल में. सो देखिए, इस चैप्टर को पढ़ने का तरीका क्या है.
जो भी समझने लायक तो ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि स्पेसिफिकेशन लर्न करने वाली चीज है। इंटरनल स्ट्रक्चर ये है तो है, कैसे है वो नहीं पता, राइट। है तो है, कैसे है वो तो हमें पता नहीं है, तो हमें याद ही करना। पित्त है तो समझने लायक है नहीं कि ना पित्त कैसे आया, भाई वो तो इनबॉर्न है, वो तो बना हुआ है ऑलरेडी, तो उसी चीज को हम समझेंगे। तो ये चैप्टर को पढ़ने का तरीका जो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा बस क्लैरिफिकेशन लीजिए, आपको याद ही करना पड़ेगा कि ये जो सेल्स होता है, जो सेंटर में प्रेजेंट होता है वो पित्त होता है, एंडोडर्मिस होता है, उसके अंदर पेरिसाइकल होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए, क्योंकि भाई वो भगवान ने ऑलरेडी प्लांट्स के अंदर बना दिया है तो बना दिया है, हमें तो सिर्फ समझना है, उसको लर्न करना है, ठीक है। अब समझते हैं हम डाइकॉट्स के ऊपर कि डाइकॉट स्टेम्स क्या बोलता है। कि द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकोटिलिडियन स्टेम shows that epidermis is the outermost protective layer of a stem। कि जब हमने स्टेम को देखा तो सबसे पहले हमें जो सबसे बाहर वाली लेयर देखने को मिली, दैट इज एपिडर्मिस, जिसका काम क्या है भाई, प्रोटेक्शन करना, ठीक है। नॉट ओनली दैट, हमने ये भी देखा था कि जो बहुत सारे स्टेम्स, लीव्स एक कवर्ड होते थिन लेयर क्यूटिकल से। लोगों का अगेन कंफ्यूजन होता है कि भाई क्यूटिकल तो थिक होता है, बट यहाँ पे स्टेम का जो क्यूटिकल है वो थिन होता है। तो आपको स्पेसिफिकेशन किसके अंडर हम क्या पढ़ रहे हैं, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं भाई, स्टेम्स को पढ़ रहे हैं। तो स्टेम्स का जो क्यूटिकल है वो थिन होता है, आपको ये याद रखना है। तो जहाँ पे मैं स्पेसिफिकेशन दे रही हूँ, मेक श्योर दैट यू फोकस देयर। इट मे बेयर अ ट्राइकोम एंड फ्यू स्टोमेटा, कि बहुत सारे स्टेम्स के पास ट्राइकोम्स हो सकता है। भाई ट्राइकोम्स क्या है, इट्स जस्ट अ हेयर जो स्टेम्स के अंदर प्रेजेंट होता है, दैट इज ट्राइकोम्स। और कभी कभार फ्यू स्टोमेटा भी प्रेजेंट होते हैं। The cells arranged in the multiple layer between the epidermis and pericycle constitute the cortex। वही भाई जो माल मसाला किसके अंदर, जो हमारे पास जो आउटर मोस्ट लेयर एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जो भी माल मसाला आता है उसको हम क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स बोलते हैं। पेरिसाइकल या एंडोडर्मिस हम कॉर्टेक्स बोलते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स, कि जैसे मैंने स्टेम को कट किया और इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी की, तो सबसे मुझे आउटर मोस्ट तो एपिडर्मिस दिखा, उसके अंदर मुझे एंडोडर्मिस दिखा, और एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच में जो भी सेल्स प्रेजेंट थे, मैंने उसको एक नया नाम दे दिया कॉर्टेक्स का। इसके हिसाब से उन्होंने बोला कि हमने पूरे इंटरनल स्ट्रक्चर को 3 जोन में डिवाइड किया है। द आउटर, जिसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं, हाइपोडर्मिस यानी कि डर्मिस के अंदर जो लेयर होता है, जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है, वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। यानी कि जो भी माल मसाला है उनको हमने फर्दर 3 पार्ट में डिवाइड किया कि नंबर 1 एपिडर्मिस तो था ही भाई, आउटर मोस्ट लेयर। एपिडर्मिस के जो नीचे है दैट इज द हाइपोडर्मिस, कंसिस्ट ऑफ फ्यू लेयर्ड कोलिनकाइमेटियस सेल्स। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि कॉर्टेक्स का जो पार्ट है, जो कॉर्टेक्स बना हुआ है, वो किन किन भिन्न भिन्न प्रकारों के सेल से बना हुआ है। तो यहाँ का जो हाइपोडर्मिस है वो कोलिनकाइमेटियस इन नेचर है। बिलो द एपिडर्मिस विच प्रोवाइड्स द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू अ यंग स्टेम। यानी कि हाइपोडर्मिस प्रेजेंट एपिडर्मिस के नीचे होता है, लेकिन इसका काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट देना, एपिडर्मिस को सपोर्ट देना कि भाई तू लड़ एनवायरनमेंट से, मैं तेरे साथ हूँ। सो दैट इज द मैकेनिकल सपोर्ट। जब यंग स्टेम होता है, जब वुडी नेचर नहीं आता है उनके पास, तब तक के लिए मैकेनिकल स्ट्रेंथ कौन देता है, हमारा हाइपोडर्मिस। कॉर्टिकल लेयर बिलो द एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस कंसिस्ट ऑफ अ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटियस सेल्स with a conspicuous दिखने वाला इंटरसेलुलर स्पेस, एंड द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स क्या होता है भाई, एंडोडर्मिस। ये लाइन तो हर बार हो गया, तो आपको ये रट जाना चाहिए कि जो इनर मोस्ट लेयर कॉर्टेक्स का होता है वो क्या होता है, एंडोडर्मिस होता है। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, चलिए एक बार ड्रॉ कर लेते हैं ताकि हमारे पास क्लैरिफिकेशन अच्छी तरीके से आएगा। मैं थोड़ा रफली ड्रॉ कर रही हूँ, थोड़ा मैनेज कर लेना, ठीक है। सो हमने देखा हमारे पास सबसे ऊपर लेयर कौन सा होता है भाई, एपिडर्मिस का लेयर होता है, दिस इज द एपिडर्मिस लेयर। और अंदर हमारे पास पेरिसाइकल होता है, ठीक है, दिस इज द पेरिसाइकल सेल्स, ठीक है, पेरिसाइकल सेल्स होता है। इनके बीच में जो भी माल मसाला होता है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं भाई, कॉर्टेक्स बोलते हैं। लेकिन हमने कॉर्टेक्स को भी 3 सब जोन्स में डिवाइड कर दिया फॉर आवर बेटर अंडरस्टैंडिंग। भाई हम डिवीजन इतना क्यों करते, ताकि हमें अंडरस्टैंडिंग बेटर हो। तो नंबर 1 पार्ट होता है ये वाला सेल्स, ये इतने सेल्स जो एपिडर्मिस के नीचे होते हैं, जिनको हम हाइपोडर्मिस बोलते हैं, हाइपोडर्मिस बोलते हैं। ये कैसे नेचर का होता है भाई, कोलिनकाइमेटियस नेचर का होता है। कॉलन लिख देती हूँ मैं, यह समझ लेना। इसका काम क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट का होता है। सेकेंड पार्ट आता है हमारे पास इतना पार्ट। इतना जो पार्ट है हम इनको क्या बोलते हैं, हाइपोडर्मल सेल्स बोलते हैं। दिस इज नथिंग बट द कॉर्टिकल लेयर, इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्टिकल लेयर बोलते हैं, ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ कॉर्टिकल लेयर।
और जो सबसे इनर मोस्ट लेयर होता है हमारे कॉर्टेक्स का, ये वाला पार्ट, इस सेक्शन को हम क्या बोलते हैं भाई, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस बोलते हैं। यहाँ पे स्पेसिफिकेशन क्या दिया हुआ है कि जो कॉर्टिकल लेयर है, कॉर्टिकल लेयर, इनका कॉर्टिकल जो लेयर है, जो ये जो माल मसाला है, उसका कुछ बहुत ना कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में बताया गया है कि जो कॉर्टिकल लेयर है उनके जो सेल्स होते हैं वो थिन वॉल्ड होते हैं, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पैरेनकाइमेटियस इन नेचर होते हैं। सो हाइपोडर्मिस का कौन सा नेचर होता है, कॉलन होता है, और उसके जस्ट नीचे जो कॉलन जो कॉर्टिकल लेयर होता है उनका क्या होता है, कॉलन पैरेनकाइमेटियस इन नेचर होता है। कॉन्स्पिक्यूअस यानी कि इन जो ये सेल्स होते हैं ना, उनके पास अच्छा खासा इंटरसेलुलर स्पेस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। The cell of endodermis are rich in starch grain and the layer is also referred to as a starch sheath. ये जो एंडोडर्मिस है ना, तो बहुत सारे हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ये किसके बारे में स्पेसिफिकेशन है, देखिए ये स्पेसिफिकेशन है डाइकॉट स्टेम के अंदर। तो ये डाइकॉट स्टेम का जो एंडोडर्मिस है उनके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक पाया जाता है, क्या कि इनका जो एंडोडर्मिस है वो रिच होता है स्टार्च के अंदर। They are rich in starch grain and the layer is also referred to as starch sheet. तो starch sheet क्या बोलते हैं, तो जो हमारा एंडोडर्मिस है किसका, डाइकॉट स्टेम का, उनके पास एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि उसका एंडोडर्मिस स्टार्च ग्रेन को भी स्टोर कर सकता है, और ऐसे एंडोडर्मिस को जो स्टार्च ग्रेन को स्टोर करके रख सकता है उसे हम क्या बोलते हैं, स्टार्च शीट बोलते हैं। और ये सिर्फ किस में देखने को मिलेगा भाई, डाइकॉट स्टेम के अंदर। सो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि स्टार्च शीट किसके अंदर देखने को मिलता है, आपके पास होगा डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। तो आपका आंसर क्या होगा तभी, डाइकॉट स्टेम। देखिए मैं क्वेश्चंस का भी वैरायटी बता रही हूँ तो फोकस करते जाइएगा। जो पेरिसाइकल होता है इसके अंदर, पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। भाई इसके अंदर तो भाई एंडोडर्मिस के अंदर क्या होगा, पेरिसाइकल प्रेजेंट होगा। एंड अबाउट द फ्लोएम इज अ फॉर्म ऑफ सेमी-ल्यूनर पैच ऑफ स्क्लेरेन्काइमा। In between the vascular bundle, there are few layer of radially present parenchymatous cells. Very very important, इसको डायग्राम में समझते पहले पढ़ लेते, ठीक है। Which constitute the medullary ray. A large number of vascular bundles are arranged in a ring. अभी हम ये समझते हैं कि सेमी ल्यूनर जो पैचेस आपको देखने को मिलता है, दिस इज हियर, ठीक है। अब ना क्या करता है, हम इस डायग्राम को अच्छे तरीके से समझ, तो चलिए हम डायग्राम को देखते हैं। डायग्राम के अंदर हम सबसे पहले समझते हैं ये वाली लाइन को, देखते हैं लाइन नंबर 1। ये हर एक लाइन समझना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंडोडर्मिस एंड अबव द फ्लोएम इज अ फॉर्म ऑफ सेमी ल्यूनर पैच। इसका किस तरीके का सेल है, स्क्लेरेन्काइमा वाला सेल्स है। तो सेमी ल्यूनर पैच देखते हैं भाई, तो आपको दिख रहा है दिस इज द फ्लोएम, फ्लोएम के ऊपर ये सेमी ल्यूनर पैच आपको दिख रहा है, दिस इज द सेमी ल्यूनर पैच। और ये सेमी ल्यूनर पैच के जो सेल्स है वो किस तरीके का सेल है, स्क्लेरेन्काइमा। और मैंने कैसे याद किया था, सेमी ल्यूनर, एस फॉर सेमी ल्यूनर, एस फॉर स्क्लेरेन्काइमा। और हम ये किसकी बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं डाइकॉट स्टेम के ऊपर। सो ऐसे स्क्लेरेन्काइमा और ऐसे सेमी ल्यूनर पैचेस हमें देखने को मिलता है फ्लोएम के अंदर। अभी नेक्स्ट लाइन समझते हैं कि नेक्स्ट लाइन बोल क्या रहा है। अब ये लाइन बोल रहा है कि इन बिटवीन द वेस्कुलर बंडल देयर आर फ्यू लेयर ऑफ रेडियली प्लेस्ड पैरेन्काइमेटियस सेल्स। इंपॉर्टेंट यहाँ पे सेल का फीचर दिया हुआ है, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द मेड्यूलरी रे। अभी मेड्यूलरी रे देखते कहाँ पे दिया गया, यहाँ पे दिया, कैन यू सी कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में कुछ कुछ ऐसे सेल्स है, जो सेल्स कौन से नेचर के होते हैं, पैरेन्काइमेटियस नेचर के होते हैं, और उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेड्यूलरी रे बोलते हैं। सो आई होप आपको दोनों लाइन क्लियर हो गया होगा कि हमने क्या किया, इस सेक्शन को और भी जूम कर दिया ताकि हमें ये सेमी ल्यूनर पैच देखने को मिल सके, और इसी को हमने दूर से देखा तो हमें मेड्यूलरी रेस भी देखने को मिलता है। व्हाट इज मेड्यूलरी रेस, ये कुछ और नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच का कुछ टिश्यूज है जो पैरेन्काइमेटियस इन नेचर होता है, उसी को हमने क्या नाम दिया, मेड्यूलरी रे नाम दिया। एंड आई होप इतना क्लियर है। अभी नेक्स्ट क्या बोल रहा है इसमें, देखिए कि a large number of vascular bundles are arranged in a ring. The ring arrangement of vascular bundle is the characteristics feature of the dicot stem. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से ये आ सकता है कि रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल, जाइलम एंड फ्लोएम का रिंग अरेंजमेंट कैसे देखने को मिलता है। सो आपने देख रहे हो, कैन यू सी दिस कि जाइलम एंड फ्लोएम आपको रिंग्स अरेंजमेंट नहीं दिख रहा है कि दिस इज अ रिंग अरेंजमेंट।
तो आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि रिंग अरेंजमेंट आपको किस में देखने को मिलता है। अगेन 4 ऑप्शन होंगे, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, और आपका आंसर क्या होगा, डाइकॉट स्टेम होगा। सो मेक श्योर आप ये सब याद रखें। दिस लाइन इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। जहां पे भी रिंग की बात आएगी, अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिंग अरेंजमेंट कहाँ देखने को मिलता है, तो आपका आंसर होगा डाइकॉट स्टेम। Each vascular bundle is conjoined, open and with endark protoxylem. A large number of rounded parenchymatous cells with a large intercellular space which occupies the central position is of a stem is called a pith. आपको पिथ तो पता चल गया। किसके बारे में, जो डाइकॉट स्टेम अभी देख रहे हैं ना, यहाँ पे अगेन ये लाइन तो अब समझते हैं हम। उसके बारे में अगेन एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर के हिसाब से बहुत सारे एडजेक्टिव्स को यूज किया गया है। क्या है कि लार्ज नंबर ऑफ राउंडेड होता है, जो पित्त के सेल्स होते हैं वो राउंडेड होते हैं, पेरेनकाइमेटियस इन नेचर होता है, और इनके जो सेल्स हैं इनके पास ना बहुत ही ज़्यादा लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है जो सेंट्रल पोर्शन को ऑक्यूपाई करता है। सो डाइकॉट स्टेम के पित्त के बारे में क्या बोला गया है, डाइकॉट स्टेम के पित्त के बारे में बोला गया है कि वो राउंडेड होता है, पेरेनकाइमेटियस इन नेचर होता है, बहुत सारे इंटरसेलुलर स्पेस पाए जाते हैं और वो सेंट्रल पोजीशन में पाया जाता है, एंड दैट इज पित्त। यहाँ पे ना इसके वेस्कुलर बंडल के बारे में बहुत सारे यहाँ के वेस्कुलर बंडल को स्पेसिफाई करने के लिए बहुत सारे वर्ड्स यूज किए। इसमें से आधे वर्ड्स तो हमने पढ़ लिया है और आधे वर्ड्स हमें पता नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि व्हाट इज कंजॉइंट, हमने देखा ओपन है यानी कि सेकेंडरी ग्रोथ होती है इसके अंदर। एंडार्च और प्रोटोजाइलम के बारे में हम सभी को पता नहीं। सबसे पहले कंजॉइंट को देखते हैं। हमने देखा था रेडियल की डिफरेंट रेडियाई में प्रेजेंट होता है कि एक यहाँ पे हो और एक यहाँ पे, मतलब जाइलम एंड फ्लोएम पहली बात तो अलग अलग होने चाहिए और रेडियस डिफरेंट रेडियस के ऊपर प्रेजेंट हो। व्हाट इज कंजॉइंट, भाई दोनों जुड़े हुए होते हैं। हमने यहाँ पे पढ़ा था, कैन यू सी हियर, कि हमने यहाँ पे कंजॉइंट के बारे में बहुत ही डिटेल में पढ़ा था, राइट। ओके लेट मी शो यू, दिस इज द कंजॉइंट टाइप, हमने देखा था। इसके बारे में पता है, लेकिन यहाँ पे 2 नए वर्ड यूज किया हुआ है, एंड दीज 2 वर्ड्स आर, ये वर्ड्स को हम समझते हैं। सबसे पहले ये 2 वर्ड्स है एंड ये दोनों वर्ड्स बड़े ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले एंडार्च कंडीशन एंड दूसरा वर्ड इज प्रोटोजाइलम, ठीक है। अब ये एंडार्च एंड प्रोटोजाइलम अगेन एक कंडीशन को डिफाइन करते हैं। सबसे पहले ये दोनों वर्ड को समझने के लिए हमें एंडार्च एंड एक्सडार्च को समझने के लिए सबसे पहले प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम क्या होता है समझ, दोनों इंटररिलेटेड है। सो प्रोटोजाइलम 2 वर्ड समझते हैं। यहाँ पे क्या बताया गया आपको, प्रोटोजाइलम। एक और वर्ड हमने देखा था मेटाजाइलम। मैंने बोला था कि हम थोड़ा होल्ड ऑन करते आगे जाएंगे तो और अच्छे तरीके से समझेंगे। सो वो वक्त आ गया जहाँ पे हम प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम को समझते हैं कि व्हाट इज प्रोटोजाइलम एंड व्हाट इज मेटाजाइलम। मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम इट्स अ पार्ट, क्या हो सकता है, जाइलम का पार्ट है। जाइलम, मेटाजाइलम एंड प्रोटोजाइलम बोलूंगे, जाइलम का पार्ट है। तो हमें पता है जो न्यूली फॉर्म्ड जाइलम होता है उसे हम मेटाजाइलम बोलते हैं, जो ओल्डर फॉर्म जो पहले से बन चुका है दैट इज नोन एज प्रोटोजाइलम। सो मेटाजाइलम क्या होता है, न्यूली फॉर्म्ड जाइलम, यानी कि ये प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम कभी डिवाइड कर सकते हैं जब वो पर्टिकुलरली जो प्लांट है, जो ऑर्गन है, वो सेकेंडरी ग्रोथ शो कर रहा हो। और हम अभी किसके बारे में बात करें, डाइकॉट के बारे में। और हमने देखा था कि डाइकॉट के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होता है, यानी कि जो फर्स्ट में बनता है उसके बाद भी और डेवलपमेंट होता है। तो जो अभी न्यूली फॉर्म्ड जाइलम बना हुआ है उसे हम क्या बोलते हैं, मेटाजाइलम, यानी कि इससे पता चलेगा कि वो ये जाइलम अभी बना है। एंड प्रोटोजाइलम क्या है, जो पहले बना चुका, मतलब ओल्डर जाइलम, ठीक है। अब ये प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम, ऐसा तो नहीं है ना कि भाई जब ये न्यू जाइलम बन रहा है तो पूरा पुराना वाला जो जाइलम वो कंप्लीटली वैनिश हो जाएगा, नहीं ना। कुछ अमाउंट ऑफ पुराना वाला जाइलम भी प्रेजेंट होगा उस वेस्कुलर बंडल में और नया जाइलम भी प्रेजेंट होगा। बट इनकी अरेंजमेंट किससे कैसे है, उसी बेसिस पे हमने 2 डिफरेंट टर्म्स को डिफाइन किया गया। कौन से 2 टर्म्स, एंडार्च एंड एक्सडार्च। एंडार्च यहाँ पे किसका स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, सिर्फ एंडार्च का दिया हुआ है। बट अरेंजमेंट किसकी अरेंजमेंट के ऊपर, प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम के अरेंजमेंट के ऊपर एक कंडीशन डिफाइन होती है जिन्हें हम एंडार्च कंडीशन या एक्सडार्च कंडीशन बोलते हैं। प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम क्या होता है भाई, क्योंकि हमने देखा कि सेकेंडरी ग्रोथ जो शो करता है उनके पास कुछ पुराने जाइलम भी होंगे, कुछ नए जाइलम भी होंगे। तो उन दोनों को एक नया नाम दे दिया है कि जो नया जाइलम होगा उसको मेटाजाइलम और जो पुराना जाइलम होगा उसे हम प्रोटोजाइलम बोलेंगे। सो P फॉर पुराना एंड P फॉर प्रोटोजाइलम, ठीक है।
अभी इनके अरेंजमेंट के ऊपर हमने दो कंडीशन को डिफाइन किया, एंडार्च एंड एक्सटार्च। आई होप कि आपको प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम समझ में आ गया होगा। सिमिलरली होता है प्रोटोफ्लोएम एंड मेटाफ्लोएम, वो भी हम समझेंगे कि फ्लोएम के ऊपर होगा, सिमिलर है, ठीक है। सो हम कंडीशन समझते हैं। अभी एंडार्च एंड एक्सटार्च क्या होता है, तो एंडार्च को समझते क्योंकि स्पेसिफिकेशन से पहले एंडार्च का दिया हुआ है। तो एंडार्च में प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम का कैसा अरेंजमेंट होता है, तो एंडार्च वो कंडीशन होता है जहां पे मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो और प्रोटोजाइलम अंदर की तरफ हो, यानी कि जो न्यूली फॉर्म्ड हो वो बाहर की तरफ शो रहा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ऐसा है, दिस इज ओके, लेट मी ड्रॉ इट प्रॉपरली ताकि हमें समझ में आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा इसमें डायग्रामेटिक की समझने में इजी होगा, बोलने में तो कुछ क्लियर होगा ही नहीं। तो एंडार्च एंड एक्सटार्च को समझते हैं हम अच्छे तरीके से, ठीक है। तो मैं ना एक सबसे पहले ना एक वेस्कुलर बंडल बनाती हूँ, ठीक है। तो दिस इज माई वेस्कुलर बंडल, दिस इज व्हाट कैम्बियम, और ये हमारे पास जाइलम हो गया, जाइलम को मैं ऐसा दिखा रही हूँ, और ये हमारे पास फ्लोएम हो गया। जाइलम को हम नेम दे देते हैं, दिस इज जाइलम, इसको हम बोल देते हैं कैम्बियम, अब इसको हम बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है। एंडार्च कंडीशन क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल ये सेल ग्रो कर रहा है, ठीक है। तो सेल ये ऐसा से ग्रो करेगा, राइट, ठीक है। तो सेल ग्रो कर रहा है। अभी एंडार्च कंडीशन क्या होता है, जहां पे न्यूली फॉर्म्ड मेटाजाइलम बाहर की तरफ हो रहा है। तो ये जैसा जैसा ग्रो होगा, इसमें क्या होगा, जैसे जैसे ग्रो, अभी न्यू सेल्स तो यहाँ से ग्रो होंगे ना। अभी ओके, लेट मी जूम दिस, कि ये कैम्बियम है, ये नंबर 1 लेयर का ग्रोथ हुआ, ये नया होगा, ये मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, लेट मी चेंज द कलर, ये मैच्योरिटी की तरफ जाएगा, मतलब ये न्यू में अंदर एक और नया सेल बनेगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो न्यूली सेल्ड है वो अंदर है, यानी कि न्यू सेल्स का फॉर्मेट, ये जो पुराना है वो बाहर की तरफ जा रहा है और न्यू सेल्स अंदर बनते हुए जा रहा है, यानी कि जो न्यू ईयर फॉर्म सेल्स है जो हमारे पास मेटाजाइलम है वो अंदर की तरफ है। ऐसे कंडीशन को हम एक्सटार्च कंडीशन बोलते हैं। और एंडार्च कंडीशन क्या होता है कि पुराना फॉर्म तो अंदर ही होता है, दिस इज द पुराना, बट नया ऊपर से ऐसा ऐसा ऊपर ऊपर आए जा रहा है, जो न्यू सेल्स है वो ऊपर की तरफ से ऊपर से लेयर फॉर्म करते हुए जा रहा है। ऐसे कंडीशन को हम एंडार्च कंडीशन बोलते हैं। आई होप समझ में आ गया व्हाट इज एंडार्च कंडीशन, व्हाट इज एक्सटार्च कंडीशन, कि भाई एंडार्च एंड एक्सटार्च बेस्ड ऑन प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम कैसा है कि न्यूली फॉर्म्ड कहाँ पे होते हैं। अगर न्यूली फॉर्म्ड अंदर की तरफ हो दैट इज द एक्सटार्च कंडीशन, बट जो न्यूली फॉर्म्ड जाइलम या फ्लोएम बाहर की तरफ हो उन्हें हम एंडार्च कंडीशन देखने को मिलता है। तो so, डाइकॉट स्टेम के अंदर हमें कौन सा कंडीशन देखने को मिलता है भाई, एंडार्च कंडीशन। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंडार्च कंडीशन किस में देखने को मिलता है, तो आपको पता होना चाहिए दैट इज द डाइकॉट स्टेम, ठीक है। अब हम चलते हैं मोनोकोटिलिडीनियस स्टेम के ऊपर, ठीक है। मोनोकोट स्टेम क्या होता है, अगेन इसमें भी बहुत सारी सिमिलैरिटीज होंगी, डिफरेंसेस होंगे। जैसे हमने रूट के अंदर सिमिलैरिटीज देखा, डिफरेंसेस देखा, उनको स्पेसिफाई किया, उनको हाईलाइट किया। सिमिलरली मोनोकोट स्टेम के अंदर भी सेम होगा कि मोनोकोट स्टेम हैज अ स्क्लेरेनकाइमेटियस हाइपोडर्मिस। अभी हमने ऊपर स्पेसिफाई कि इसमें कॉलन वाला होता है, बट इनका डिफरेंस क्या होगा, डिफरेंस नंबर 1 कि इनका जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमेटियस इन नेचर होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड बंडल इज सराउंडेड बाय द स्क्लेरेनकाइमेटियस बंडल शीट and a large conspicuous parenchymatous ground tissue। यानी कि दूसरी बात क्या स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है कि इनका जो ग्राउंड टिश्यू है, पहली बात वो पेरेनकाइमेटिस इन नेचर होता है, दूसरी बात बहुत ही बड़े बड़े सेल्स देखने को मिलते हैं। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होता है, यानी कि चिपके हुए होते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम में चिपका होता है, बीच में कैम्बियम एब्सेंट होता है क्योंकि हम मोनोकॉट की बात कर रहे हैं। क्लोज्ड है, यानी कि कैम्बियम एब्सेंट है। Peripheral vascular bundles are generally smaller than the centrally located one। इसका मतलब ये लाइन ना बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती कि पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन दैट ऑफ द सेंट्रल वन, यानी कि बोल रहा है कि जो सेंट्रल सेल होता है, मतलब ये हमारे पास क्या हो गया, ये कैम्बियम एब्सेंट, ये सिर्फ जाइलम है। इनका बोलने का मतलब है कि इसमें जाइलम बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू फ्लोएम। बस ये लाइन का मतलब क्या है कि जो सेंट्रली है, ऑफ कोर्स सेंट्रली क्या होता है, जाइलम होता है, जाइलम अंदर की तरफ होता है, वो बड़ा होता है इन साइज एज कंपेयर टू फ्लोएम। द फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट, यानी कि जो फ्लोएम के सेल्स होते हैं उनके जो पेरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल्स। और ये जो फ्लोएम पेरेनकाइमा इज एब्सेंट इन द वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन द वेस्कुलर बंडल, यानी कि वेस्कुलर बंडल के कुछ कुछ सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं,
वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बहुत से डिफरेंसेस पता चल गया कि इनके पास फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। नंबर 1, इनका जो फ्लोएम के अंदर जो पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं वो एब्सेंट होता है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी बात क्या बोल रहा है कि इनके पास वाटर कंटेनिंग कैविटीज प्रेजेंट होती है इनके वैस्कुलर बंडल में। और तीसरी बात क्या है इंपॉर्टेंट, कि इनके पास स्क्लेरेनकाइमेटस हाइपोडर्मिस है, स्क्लेरेनकाइमेटस बंडल शीथ प्रेजेंट होता है। इनके पास सिर्फ ग्राउंड टिश्यू पैरेन्काइमेटस इन नेचर होता है। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट याद तो करना ही पड़ेगा। देयर इज नो सच कि हम एग्जिट कर सकते हैं, आपको उसको बार बार याद रखना है। ठीक है, आप बार बार पढ़ेंगे, यू विल फील इट मोर इजी, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा, एक क्लियरेंस मिलेगा। तो आपको क्या करना है, एक टेबल बनाइए। मेरे पास टेबल है, आई एम गोइंग टू शेयर इट ऑन टेलीग्राम। मैंने टेबुलर फॉर्म में कर दिया था चारों पार्ट को, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, एक ही पेपर के अंदर, ताकि मुझे क्लियर कट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस देखने को मिले। बट आई वुड प्रेफर कि आप खुद से बनाइए, ताकि आपको याद होगा। When you will learn and then write, it will be very easy for you to revise करने के लिए बड़ा easy होगा। मेरे नोट्स से मैं आपको अवेलेबल करा दूंगी, बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट कि आपको वो समझ में आना चाहिए और आपको वो क्लियर होना चाहिए। देखा जाए तो इसमें कुछ समझने वाला है ही नहीं, याद नहीं करना है तो आपको टेबल बनाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर, लीव्स के ऊपर। सो अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम एंड मोनोकॉट स्टेम। हमारे पास लास्ट पार्ट बढ़ता है लीव्स के बारे में। सो जो डाइकॉट के पास लीव्स होती है ना, ऐसी लीव्स जो डाइकॉट्स के अंदर पाई जाती है उन्हें हम डॉर्सीवेंट्रल लीव्स बोलते हैं। और ऐसी लीव्स जो मोनोकॉट्स के अंदर पाई जाती है हम उनको क्या बोलते हैं, यहाँ पे देख रहे हो, आइसोबाइलेटरल लीव्स, जो हमें मोनोकॉट्स के अंदर देखने को मिलता है। अभी देखते हैं भाई इन दोनों का लीव्स का नाम इतना अलग क्यों है। कि the vertical section of dorsiventral leaves through the lamina shows three main parts, namely epidermis, mesophyll cells and the vascular tissues. अभी सबसे ज्यादा डॉर्सीवेंट्रल क्यों समझते हैं, कि डॉर्सीवेंट्रल इसलिए कि जो पार्ट ऐसा लीव्स ऐसा होता है, जो पार्ट सन से एक्सपोज्ड है, जो पार्ट अनएक्सपोज है, दोनों डिफरेंट है, दोनों की अपीयरेंस में डिफरेंस आता है। इसी की वजह से हमने बोला कि डॉर्सीवेंट्रल लीव्स हमें देखने को मिलता है। तो फर्स्ट लाइन क्या बोल रहा है कि जब भी हमने लीव्स को कट किया तो हमें ना लीव्स के अंदर 3 सेक्शन देखने को मिले। सेक्शन नंबर 1 वही एपिडर्मिस वाला पार्ट, जिसमें हमें एपिडर्मल सेल्स, कुछ हेयर्स, कुछ स्टोमेटा, कुछ ये सब सेल्स देखने को मिलते, दैट इज एपिडर्मिस पार्ट। फिर हमें नेक्स्ट सेक्शन देखने को मिला मेसोफिल सेल्स के ऊपर, जहाँ पे एक्चुअली में ऐसे सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है जो फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं। और तीसरे हमें वेस्कुलर सिस्टम देखने को मिला, वही 3 टिश्यू सिस्टम हमें लीव्स के अंदर देखने को मिले। वेस्कुलर वाला पार्ट जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिला। यहाँ पे जो एपिडर्मिस है विच कवर्स बोथ द सरफेस एडेक्सियल एंड द लोअर सरफेस अबैक्सियल। अगेन भाई एनसीईआरटी का काम, बायो का काम ही है। अपर सरफेस यानी कि जो सनलाइट से एक्सपोज्ड है उनको हमने एक नाम दे दिया अडेक्सियल। भाई क्वेश्चन हार्ड बनाने का एक ही तरीका है, ये इंपॉर्टेंट टर्म, वो अपर सरफेस नहीं लिख के अडेक्सियल सरफेस लिख देगा। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। एंड लोअर सरफेस अबैक्सियल सरफेस। तो ये देखो डी और बी का फर्क है सिर्फ, तो मेक श्योर आप इसको ध्यान रखिए। व्हाट इज लोअर, तो सबसे पहले मैंने कैसे याद किया पता, बी पहले आता है, बी लोअर है तो लोअर सरफेस को हम अबैक्सियल बोलते हैं, डी बाद में आता है, अपर है तो अडेक्सियल सरफेस बोलते हैं, क्योंकि डिफरेंस सिर्फ डी और बी का ही है। ठीक है, ऑफ अ लीफ हैज अ कॉन्स्पिक्युअस क्यूटिकल, यानी कि दोनों के पास क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है। और हमने प्रीवियस सेक्शन में समझ लिया कि क्यूटिकल करता क्या भाई, ट्रांसपिरेशन के लॉस को कम करता है। ये जो अबैक्सियल है, जो लोअर पोर्शन है, जनरली बेयर मोर स्टोमेटा, यानी कि जो लोअर सरफेस होता है ना, जो सन से कम एक्सपोज होता है, उनके पास ना स्टोमेटा बहुत ज्यादा होता है। रीजन भाई, स्टोमेटा जहाँ पे सन का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, अगर वहां पे स्टोमेटा प्रेजेंट हुआ ना तो सन ना क्या करेगा, सनलाइट की हेल्प से ना पूरा इवेपोरेशन हो जाएगा और हमारी जो प्लांट है पूरी सूख जाएगी। इसीलिए मैकेनिज्म कुछ इस प्रकार है कि लोअर सरफेस पे कि ट्रांसपिरेशन का जो लॉस है वो बहुत ही कम है। इसी की वजह से यहाँ पे लाइन यूज किया है कि अबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बेयर मोर स्टोमेटा देन द अडेक्सियल, जो ऊपर वाला सरफेस होता है, इसी के लिए। द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, कि कभी कभार तो जो सनलाइट से एक्सपोज उसके पास एक भी स्टोमेटा भी नहीं होता है, कभी कभार ऐसे केसेस भी देखने को मिले हमें प्लांट्स के अंदर। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड द लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड एज मेसोफिल सेल। तो जो भी अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो माल मसाला है उन्हें हमने मेसोफिल सेल्स बोल दिया। अभी मेसोफिल सेल्स क्या होता है भाई,
ये ऐसे सेल्स होते हैं जिनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। ऑफ कोर्स अगर क्लोरोप्लास्ट है, आई होप आपको विजिबल है, ओके। सो जो ओह शिट, ओके, तो आपको अगर समझ में आया तो अगर जो मेसोफिल सेल्स हैं जो क्लोरोप्लास्ट को कंटेन करते हैं, आपको अगर क्लोरोप्लास्ट है उनके पास, तो वो क्या करेंगे, कैरी आउट फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया को करेंगे। एंड जो सेल्स है जो फोटोसिंथेसिस करते हैं वो पैरेनकाइमा इन नेचर होते हैं। इट हैज टू टाइप्स ऑफ सेल, द पैलिसेड पैरेनकाइमा एंड द स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। यानी कि जो मेसोफिल सेल्स जो माल मसाले जो फोटोसिंथेसिस कैरी करते हैं उनमें भी दो डिवीजन है भाई, पैलिसेड पैरेनकाइमा एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा। द एडेक्सियल डी वाला मतलब अपर वाला, अपर साइड वाला प्लेस्ड पैलिसेड पैरेनकाइमा इज मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड सेल्स विच इज अरेंज्ड। पहले ना पैलिसेड पैरेनकाइमा कहाँ है एडेक्सियल के ऊपर, डायग्राम से समझते हैं। तो आपको दिख रहा है दिस इज द पैलिसेड मेसोफिल सेल्स, और ये जो लोअर साइड जहाँ पे स्टोमेटा है वहाँ पे क्या है, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। आपको ये जो सनलाइट से एक्सपोज वाला पार्ट दिख रहा है जहाँ पे पैलिसेड मेसोफिल सेल्स पाए गए हैं, अगर उनके सेल्स को हम ध्यान से देखें तो इलोंगेटेड सेल्स हैं। तो जहाँ पे इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट है कहाँ पे, जहाँ पे सनलाइट का एक्सपोजर ज्यादा है, अडेक्सियल सरफेस पे, अडेक्सियल एपिडर्मिस के टर्म पे, ठीक है। अभी देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है यहाँ पे ये कि विच आर अरेंज्ड वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर। The oval and round and loosely arranged spongy parenchyma is situated below the palisade cells and extend to the lower epidermis। भाई ये क्या बोल रहा है इंग्लिश में, बोलने का मतलब यही है कि स्पॉन्जी कहाँ पे प्रेजेंट है, पैलिसेड के नीचे स्पॉन्जी प्रेजेंट है, स्पॉन्जी पैरेनकाइमा प्रेजेंट है, बस इतना ही बोलने की कोशिश कर रहा है। There are numerous large spaces in air cavity between these cells। तो हमें देखने को मिल रहा है यहाँ पे कि जो स्पॉन्जी पैरेनकाइमा उनके बीच में बहुत सारी एयर कैविटीज प्रेजेंट है। सो इसी को उन्होंने इंग्लिश में बोल दिया, दैट्स इट, ठीक है। अभी बोल रहा है कि जो वेस्क्यूलर सिस्टम है, ठीक है, ओके, वेस्क्यूलर सिस्टम इंक्लूड वेस्क्यूलर बंडल विच कैन बी सीन इन द वेन्स इन द मिड रिब्स। यानी कि जो वेस्क्यूलर सिस्टम है, आपको अगर आपने लीव्स को देखा होगा तो हम जब लीव्स की चित्रकार करते हैं तो हम ऐसा वेन्स बनाते हैं ना, कैन यू सी दिस, हम ऐसा वेन्स, तो ये इसमें बोल रहा है कि ये वेन्स के अंदर भी ना कभी कभार वेस्क्यूलर बंडल्स पाए जाते हैं। द साइज ऑफ द वेस्क्यूलर बंडल्स आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन्स। यानी कि पहली बात, पहले चौंका देने बात तो ये है कि ये वेन्स के अंदर भी वेस्क्यूलर बंडल्स पाए जाते हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये इस पे असर्शन रीजनिंग आता है बच्चों, वेरी वेरी माय डियर स्टूडेंट, इस पे ना क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि जो साइज है वेस्क्यूलर बंडल का वो डिपेंड करता है ऑन द साइज ऑफ वेन्स। यानी कि जो वेन्स है, इस ये जो वेन्स है, ये वेन्स के अंदर वेस्क्यूलर बंडल कैसे अरेंज्ड है, जितना ज्यादा मोटा वेन्स उतने ज्यादा मोटे वेस्क्यूलर बंडल्स, सो डिपेंड करता है। द वेन्स वेरी इन थिकनेस इन द रेक्टिकुलेट वेरिएशन ऑफ द डाइकॉट लीव्स। हमने डाइकॉट के अंदर मॉर्फोलॉजी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट के अंदर पढ़ा था कि भाई उसकी वेन्स का तो भाई अलग ही साइज एंड वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे जैसे बहुत पतला होगा कहीं मोटा होगा। इसी की वजह से डाइकॉट के अंदर हमें रेटिकुलेट वेरिएशन देखने को मिलता है। अभी रेटिकुलेट वेरिएशन क्या है भाई, समझने के लिए मॉर्फोलॉजी वाला पार्ट पढ़ के आइए, ठीक है। द वेस्क्यूलर बंडल्स आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल्स। यानी कि जो लीव्स के वेस्क्यूलर बंडल है वो एक लेयर से सराउंडेड है, और वो जो लेयर है ना बड़ा ही थिक होता है, और जो लेयर से सराउंडेड है हम उन्हें बोलते हैं बंडल शीट सेल्स। लुक एट द फिगर 6.a एंड फाइंड द पोजीशन ऑफ जाइलम इन अ वेस्क्यूलर बंडल। अभी हम समझते हैं इन डायग्राम्स को। तो आपको दिख रहा है दिस इज द बंडल शीट सेल्स, ये ग्रीन कलर का, ये ना आपको एरो दे देंगे, नाम मिटा देंगे और नीट में क्वेश्चन आ जाएगा नेमिंग के ऊपर, इसे ध्यान दीजिए। बंडल शीट सेल्स हो गया, जाइलम दिख रहा है आपको, फ्लोएम दिख रहा है, अडेक्सियल सरफेस दिख रहा है, पैलिसेड मेसोफिल सेल दिख रहे, एयर कैविटी समझ में आ गया, दिस इज सब स्टोमेटल कैविटी हो गया, स्टोमेटा के नीचे वाला कैविटी हो गया, दिस इज अबैक्सियल एपिडर्मिस हो गया, और ये स्टोमेटा हो गया, स्टोमा भी बोल सकते हैं। अब ये डायग्राम देखते हैं भाई, इसमें भी क्या कर दिया, दिस इज द डाइकॉट वाला, अभी हम मोनोकॉट समझेंगे, देन हम इस डायग्राम के ऊपर आएंगे, ठीक है। तब हम मोनोकॉट को समझते हैं। ऑफ कोर्स मोनोकॉट लीव्स के अंदर भी कुछ कुछ सिमिलैरिटीज देखने को मिलेगी और बहुत सारे डिफरेंसेस भी देखने को मिलेंगे। सो इसमें क्या बोला है कि द एनाटॉमी ऑफ आइसोबाइलेटरल, आइसोबाइलेटरल का मतलब, आइसो मतलब सेम,
कि जो मोनोकॉट लीव्स है, ऐसा नहीं कि उनका जो सनलाइट से एक्सपोज है उनका थोड़ा सा कलर डिफरेंस ज़्यादा होगा, कम होगा, इनमें ऐसा कुछ नहीं होता, भेदभाव नहीं होता है। ऊपर वाला सरफेस और नीचे वाला सरफेस एग्जैक्टली सेम होगा। इसी की वजह से यहाँ पे वर्ड यूज किया है आइसोबाइलेटरल लीव्स इज सिमिलर टू दैट ऑफ डॉर्सीवेंट्रल इन मेनी वेज। ऑफ कोर्स ये पहला लाइन ही एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया है कि आइसोबाइलेटरल लीव्स और जो डॉर्सीवेंट्रल लीव्स है उनके इंटरनल स्ट्रक्चर में बहुत सारी सिमिलैरिटीज है। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस, लेकिन कुछ कुछ डिफरेंसेस भी है, हम उस डिफरेंसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इन एन आइसोबाइलेटरल लीव्स द स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेस ऑफ द एपिडर्मिस। डिफरेंस नंबर 1, क्योंकि हमने अभी डाइकॉट लीव्स के अंदर देखा कि स्टोमेटा सिर्फ नीचे वाले पोर्शन में प्रेजेंट होता है जो सनलाइट से बहुत ही कम एक्सपोज्ड है, लेकिन आइसोबाइलेटरल लीव्स के अंदर स्टोमेटा है ना दोनों सरफेस पे उतना ही इक्वली प्रेजेंट है। And the mesophyll cell is not differentiated into palisade and spongy parenchyma। जैसे कि हमने अभी जस्ट देखा था स्ट्रक्चर के ऊपर कि डाइकॉट के अंदर जो मेसोफिल सेल्स है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गए, पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। बट इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसमें मेसोफिल सेल्स ही होता है और डिफरेंशिएशन नहीं होता है। अभी हमने देखा था कि डाइकॉट का एग्जाम्पल क्या है भाई, ग्रासेस। In grasses, certain adaxial upper surface epidermal cells along with the veins modify them into large, empty, colorless. Very very important, तीन adjective use किया गया, तीनों important है क्या, large, empty, colorless, and these are called as bulliform cells. When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, यानी कि जब ये बुलीफॉर्म सेल्स कैसे दिखते हैं मैं आपको दिखाती हूँ, बट फिलहाल के लिए बुलीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं भाई, ये ऐसे सेल्स होते हैं, ये वेन्स का कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं। कैसे मॉडिफिकेशन होते हैं कि वेन्स के कुछ सेल्स लार्ज, एम्प्टी, कलरलेस सेल्स में मॉडिफाई कर देते हैं, और ऐसे सेल्स को हमने एक नया नाम दे दिया, एक नया नामकरण किया, बुलीफॉर्म सेल्स। अब ये बुलीफॉर्म सेल्स क्या करते हैं कि जब भी ये सेल्स पानी को ऑब्जॉर्व करते हैं एकदम टर्गिड हो जाते हैं, एकदम स्ट्रेट हो जाते हैं, एकदम अच्छा हो जाते हैं। एंड द लीफ सरफेस इज एक्सपोज्ड, लीफ सरफेस कि जैसे ही पानी एब्जॉर्ब करते, फॉर एग्जांपल ये लीव्स है, आपने देखा होगा ना कि बहुत सारे जो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं वो क्या करते हैं, पानी छिड़कते रहते हैं, तो लीव बहुत फ्रेश होती है, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जब उसने भी वाटर एब्जॉर्ब करता है तो वो एकदम फ्रेश, एकदम स्ट्रेट हो जाता है, ताकि क्या होता है सनलाइट अच्छी तरीके से दोनों साइड एक्सपोज हो जाए। लेकिन जैसे ही नेक्स्ट लाइन देखो क्या बोल रहा है कि जैसे ही when they are flaccid due to the water stress, they make the leaf curl inward to minimize the water losses। तो जैसे ही पानी की कमी होती है वो सिकुड़ जाता है, ऐसा बोलते हैं मिनिमाइज, सिकुड़ जाता है। इससे क्या होता है, दो इंपॉर्टेंट चीज होती है कि ऑलरेडी पानी में कमी है, स्टोमेटा दोनों साइड प्रेजेंट है, तो अगर अपने आप को कर्ल नहीं करेंगे तो लॉस बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर लॉस बहुत ज्यादा हुआ तो भाई वो प्लांट ही मर जाएगा, पूरा सूख जाएगा। तो दोनों साइड स्टोमेटा तो है, तो उस लॉस को बचाने के लिए वो क्या करते हैं, मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, मॉडिफिकेशन उसने कर लिया बुलीफॉर्म सेल्स के नाम पे। बुलीफॉर्म सेल्स का कैरेक्टरिस्टिक क्या है भाई, लार्ज है, एम्प्टी है, कलरलेस है। तो जब ही फ्लैसिड कब होता है, फ्लैसिड यानी कि एकदम मुरझा कब जाता है, जब वाटर स्ट्रेस हो। लेकिन एकदम टर्गिड कब होता है, जब उसके पास वाटर भरपूर मात्रा में उसने एब्जॉर्ब किया हो, ठीक है। द पैरेलल वेरिएशन इन मोनोकॉट is reflected in the near similar size of the vascular bundle except in a main vein, very very important as seen in the vertical section of the leaf। कि हमने देखा था फॉर एग्जांपल बनाना लीव्स, तो हमने जब बनाना लीव्स देखा था, हमने देखा था कि उनके पास जो वेन्स होते हैं लंबे लंबे होते हैं, पैरेलल वेरिएशंस होते हैं, यानी कि वेन्स का साइज ना ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यानी कि अगर वेन्स का साइज सेम हुआ तो इनके अंदर जो वेस्कुलर बंडल्स होते हैं वो भी सेम होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है कि मेन वेन जो होता है ना एकदम, जो मेन एकदम, वो तो ऑफकोर्स मोटा ही होता है एज कम्पेयर टू जो अदर वेन्स होते हैं, तो उसमें थोड़े ज़्यादा बड़े होंगे। अपार्ट फ्रॉम दैट जितने भी बाकी वेन्स है उनका जो साइज है वो सिमिलर है, और उससे क्या होता है जो हमारे पास वेस्कुलर बंडल होता है वो भी सिमिलर होता है। तो ये डायग्राम हम लास्ट देख लेते हैं कि अडेक्सियल सरफेस, ऑफकोर्स जो सन से ऊपर वाला सरफेस, जाइलम दिख रहा है, मेसोफिल सेल्स दिख रहा है। आप देख रहे हैं इसमें मॉडिफिकेशंस नहीं है, वो पैलिसेड एंड स्पॉन्जी में नहीं डिवाइडेड है। सब स्टोमेटल कैविटी, अडेक्सियल सरफेस दिख रहा है आपको, ठीक है। आपको ये एपिडर्मिस, अडेक्सियल एपिडर्मिस दिख रहा है, दिस इज स्टोमा दिख रहा है आपको, दिस इज फ्लोएम दिख रहा है। सो यहाँ पे डिफरेंसेस भी समझ में आ गया, सिमिलैरिटीज भी समझ में आ गई। सो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया क्या आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट लीव्स के अंदर।
सो एनसीईआरटी ने फर्स्ट लाइन में स्पेसिफाई कर दिया था कि बाकी इन सब को छोड़ के बाकी सब सिमिलर है. सो आई होप आपको इतना सब कुछ क्लियर है, हर एक लाइन क्लियर हुई है आपको. इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी, और मैं इसके नोट्स टेलीग्राम पे शेयर करने वाली हूँ. बट मेरी मानिए, ट्राई टू मेक इट बाय योर सेल्फ एंड यू आर गोइंग टू सी द डिफरेंस. बट ऑल्दो मैं शेयर कर दूंगी. इफ यू हैव एनी डाउट डू आस्क मी ऑन टेलीग्राम. क्वेश्चन सॉल्व करिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है अगेन एंड अगेन वॉच दिस लेक्चर. हर एक लाइन को समझिए, याद करिए. ऑफकोर्स आप पहली बार पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होगा, बट 2-3 बार पढ़ेंगे यू विल बी यूज्ड टू इट एंड यू आर गोइंग टू सी द डिफरेंस. So till then meet you in the next video with amazing lecture and I hope कि सभी चीज क्लियर हुआ होगा. If not do ask me again. I'm again and again repeating क्योंकि अगर आपने अभी पूछ लिया ना तो आपको -5 होने से बच सकता है. So questions करिए and do let me know. Okay, till then bye bye.